Hey, good morning everyone. वेलकम बैक टू द जेई प्लैनेट। और आज हमारा डे 1 है हमारे परफेक्ट क्रैश कोर्स का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये परफेक्ट क्रैश कोर्स जो है दैट इज डेडिकेटेड टू बोर्ड्स एज वेल एज जेई मेन। पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि नीट एस्पिरेंट्स भी बिना किसी झिझक के एटलीस्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको फॉलो करने चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स के लिए तो ये डेडिकेटेडली है ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इस सेशन के दौरान मैंने कुछ हाईली कन्वेंशनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो स्कोरिंग भी होते हैं, इस क्रैश के दौरान मैं उन प्रॉब्लम्स को भी उठा के डिस्कस करने वाला हूं। तो डेफिनेटली नीट की फिजिक्स का जो लेवल होता है क्वेश्चंस का, वो रिलेटिवली जेई के फिजिक्स के लेवल से थोड़ा सा डाइल्यूटेड आता है। डाइल्यूटेड इन द सेंस मैथमेटिकल स्किल्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन इस क्रैश के दौरान हम उन चीज़ों पे भी गौर करेंगे। तो नीट एस्पिरेंट्स भी यकीन मानिए अपने नीट के एक्चुअल एग्जामिनेशन पेपर में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को यूल बी एबल टू सॉल्व ओरली। ठीक है, इसीलिए मेरा सजेशन और इंस्ट्रक्शन दोनों ही आपको यूं रहेंगे कि आपको ये क्रैश फॉलो जरूर करना चाहिए। ठीक है, काफी बेनिफिट मिलेगा यार। और वैसे भी 8-10 दिन का एक्सपेरिमेंटेशन फेज लेकर आप देखो, आप टेस्ट लो इसका, और फिर आप अपने अंदर एक बहुत ही बड़ा अंतर पाएंगे। आप काफी इंप्रूव्ड फील करने लगेंगे एकेडमिक एस्पेक्ट को लेकर। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ हमारे कराने से बात नहीं बनेगी, आपको भी प्रैक्टिस सेशन, सेल्फ प्रैक्टिस सेशंस के लिए बैठना पड़ेगा। आपको भी कंसिस्टेंसी के साथ बिना रुके, बिना थके और बिना छोड़े रिवीजन को करना पड़ेगा। ठीक है ना, डेली रिवाइज करना पड़ेगा, डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। बेहतरीन तरीके से, अच्छे से, मजबूती के साथ पढ़ाई करोगे तब जाके काम बनेगा, है ना। दिन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन सफिशिएंट है कि अगर तरीके से मेहनत की जाए तो सिलेक्शन को अश्योर किया जा सकता है। पिछली मुलाकात में कुछ बच्चे कमेंट्स के जरिए पूछ भी रहे थे कि सर 2 साल का कोर्स होता है, 2 साल में तो बच्चों का सिलेक्शन होता नहीं, आप 45 दिन में करवा दोगे क्या? सो सी इट्स नॉट लाइक कि 2 साल में बच्चों का सिलेक्शन होता नहीं। जब आप लोग जिद पकड़ के बैठ जाते हो तो 6 महीने में भी हो जाता है। आप ही लोग जब जिद पकड़ के बैठ जाते हो तो 1 महीने में भी हो जाता है ना। तो इसीलिए इस बार भी हमें जिद पकड़नी पड़ेगी कि सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि तीसरे अटेम्प्ट को डेडिकेटेड है ये क्रैश। अगर थर्ड अटेम्प्ट तक काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपने दे दी है तो डेफिनेटली फोर्थ अटेम्प्ट में तो फोड़ ही दोगे यार, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डे 1 को। जो टॉपिक जैसा कि हमने डेडिकेट किया है, मैंने आपसे प्लानर भी कल शेयर किया था, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन इसे ऐसा इसीलिए लिखा गया है क्योंकि पहले हम डुअल नेचर मैटर का डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद हम डुअल नेचर रेडिएशन का डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, आइए इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं डुअल नेचर के बारे में, तो यहां हमारा मतलब होता है डुअल नेचर से 2 प्रकार के नेचर। और कौन से होते हैं 2 नेचर? ये 2 नेचर होते हैं वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। लेक्चर के दौरान कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, आपको बस ध्यान रखनी है। चाहो तो वीडियो को पॉज करके उसे पेन डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स जो होगी वो हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। कुछ चीजें नोट्स की फॉर्म में आपको मिलेंगी। जैसा जो कंटेंट डिलीवर किया जाए और जैसा समझाया जाए कि भाई इसको ऐसे करना है, इस पे इस प्रकार के प्रॉब्लम मॉडल्स बनते हैं, उस चीज को मन में बिठा के रखना है यार कि इस टॉपिक में इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे और इसे इस प्रिसाइज तरीके से करा जाएगा। तो आप जेई क्रैक करने के लिए, जिसे आम भाषा में रामबाण कह सकते हो, ये क्रैश कोर्स जो है आपके लिए वो लेकर आएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड आप सभी चीजों को बहुत ही तरीके से फॉलो करें। क्लियर? सो जब हम बात कर रहे हैं डुअल नेचर की, और नोट्स मैं आपको वैसे भी टेलीग्राम लिंक शेयर करूंगा, इस लेक्चर के नोट्स, स्टडी मटेरियल, प्रॉब्लम्स वगैरह बाकी सारी चीजें जो हैं उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पे लैंड कर जाएंगे उस लिंक का यूज करके, तो वो बेनिफिट्स आपको वहां से मिल जाएंगे। ठीक है ना। सो डुअल नेचर में हम वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बारे में बात करते हैं। वेव नेचर का मतलब वेव का बना हुआ और पार्टिकल नेचर का मतलब पार्टिकल का बना हुआ बिल्कुल भी नहीं होता है। वेव नेचर का मतलब होता है कि जिस प्रकार से वेव एक कॉन्टिन्यूअस प्रोपगेशन
होती है उसी प्रकार से एनर्जी भी कॉन्टिन्यूअसली प्रोपगेट करेगी। पार्टिकल नेचर का मतलब होता है कि जिस प्रकार से पार्टिकल अलग 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 एग्जिस्ट करते हैं उसी प्रकार से एनर्जी भी अलग 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 पैकेट की फॉर्म में, डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में, जिन्हें आप क्वांटम बोलते हो, प्लूरल क्वांटा, अलग अलग पैकेट की फॉर्म में जब एग्जिस्ट करती है तो उसे कहते हैं पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो कहने का मतलब किस प्रकार से एनर्जी का ट्रैवर्सल होगा, किस प्रकार से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोपगेट करेगी, उसके प्रोपगेट करने के तरीके पर आधारित होता है कि वेव नेचर होगा या पार्टिकल नेचर होगा। सो इफ यू से दैट द एनर्जी इज प्रोपगेटिंग कॉन्टिन्यूअसली जस्ट लाइक अ वेव, यू विल से दैट वेव नेचर इज एग्जिबिटेड। और अगर आप कहोगे कि पैकेट की फॉर्म में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह प्रोपगेट कर रही है तो ये चीज क्या जस्टिफाई करती है? पार्टिकल नेचर। तो नेचर में कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं, नेचर में कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं फॉर एग्जांपल जो रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को जस्टिफाई करें, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। नेचर में कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं जो रेडिएशन के वेव नेचर को जस्टिफाई करें। जो सारे फिनोमेना आपने वेव ऑप्टिक्स में पढ़े हैं वो वेव नेचर को ही तो जस्टिफाई करते हैं, जैसे इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया। और नेचर में कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं जो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को ही जस्टिफाई करते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो आपने रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ी है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में और वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ी है, वो क्या? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। बात कुछ कुछ समझ में आई कि क्या बात करने वाले हैं हम इस डुअल नेचर के टॉपिक में? मैटर के पार्टिकल नेचर और मैटर के वेव नेचर को अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो मैटर का पार्टिकल नेचर भी होगा, पार्टिकल नेचर भी होगा जो हम बचपन से जानते ही हैं, और मैटर का वेव नेचर भी होगा। लेकिन मैटर के वेव नेचर को आप एक टॉपिक में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, दैट इज डी ब्रॉय वेवलेंथ। डी ब्रॉय वेवलेंथ जिसे आम भाषा में आप डी ब्रॉगली भी बोल देते हैं, द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन शुड बी डी ब्रॉय वेवलेंथ। ठीक है, सो आप इसे डी ब्रॉगली भी बोल देते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इस टॉपिक में हम जिक्र करने वाले हैं मैटर के वेव नेचर का। ठीक इसी प्रकार से जब हम रेडिएशन के पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बारे में बात करेंगे तो रेडिएशन का वेव नेचर जो है वो ऑलरेडी हम वेव ऑप्टिक्स में देखेंगे, वेव ऑप्टिक्स में देखेंगे, प्लानर में मैंने वो भी बताया है। तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सभी के बारे में हम वेव ऑप्टिक्स में चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इसके पार्टिकल नेचर की, तो इसका जो पार्टिकल नेचर होगा, पार्टिकल नेचर जो होगा, ये पार्टिकल नेचर जस्टिफाई होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और इसी तरीके से जब एक इलेक्ट्रॉन बीम अपने आप में मैटर है और मटेरियल पार्टिकल्स का बना है, इलेक्ट्रॉन बीम जो कि एक मैटर है उसका वेव नेचर स्टडी करने के दौरान, यानी इलेक्ट्रॉन बीम में मूविंग इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेवलेंथ की स्टडी या वेव्स की स्टडी करने के लिए डेविसन और जर्मर ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, विच इज नोन एज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी, तो वो भी हम इसी में इंक्लूड कर लेंगे। तो आई थिंक द टॉपिक, एक टॉपिक का ओवरव्यू अपने को क्लियर है कि क्या करने वाले हम इस पर्टिकुलर यूनिट में। ऑलराइट, सो अब अगर आगे चलें, देखो उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें कि इस सेशन में वैसे तो हम जेई क्रैश कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट आई ऑलरेडी हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 years in JEE physics, in NEET physics, and I have trained students and mentored students for KVPY and Olympiads who have like bagged very good ranks, है ना। और इससे पहले मैं IIT JAM के लिए भी स्टूडेंट्स को गाइड कर चुका हूँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ही। ऑलराइट, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे देखो ये तो हमारा जेई प्लैनेट का लिंक है, टेलीग्राम चैनल पे आप लैंड कर जाएंगे, जहां मैं बता चुका हूं आपको कि रेस्ट ऑफ द बेनिफिट्स यू विल बी एबल टू अवेल। ठीक है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अगर हम बात करें तो आपका कोर्स जो चल रहा है, जो बिल्कुल ही फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, परफेक्ट क्रैश कोर्स है, वो तो यूट्यूब चैनल पे चल ही रहा है। लेकिन इसके अलावा प्लेटफॉर्म पे दो अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, आइकॉनिक और प्लस। इनके अपने अपने बेनिफिट्स हैं। अगर आप चाहें तो इनके डिफरेंट जो बेनिफिट्स हैं, जो कई बार YouTube प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिल सकते हैं, उन बेनिफिट्स को यदि आप अवेल करना चाहो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो बैचेस को। ठीक है, प्लस में और आइकॉनिक में।
प्लस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ आपको लाइव क्लासेस मिलती है, वीकली टेस्ट होते हैं आपके, स्टडी मटेरियल भी अवेल कराया जाता है और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। यानी कि वंस यू गेट दी सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर कोर्स, आपको मल्टीपल कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है। एक ही टॉपिक को कई बार भी पढ़ सकते हो और कई सारे टॉपिक्स भी पढ़ सकते हो, डिफरेंट टीचर्स से गाइडेंस भी ले सकते हो। इसके अलावा अगर हम आइकॉनिक के बारे में बात करें तो इसके कुछ और भी एडिशनल बेनिफिट्स हैं, जैसे आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाती है, आपको आपका स्टडी प्लानर इंडिविजुअली मिल जाता है, इंडिविजुअल अटेंशन के साथ आप प्रिपेयर कर सकते हो, जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। कुछ बच्चे केवल यूट्यूब से लाइव क्लासेस लेकर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर अगर हमें पर्सनली थोड़ा सा पुश मिल जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा, तब परफॉर्मेंस में 4 चांद लग जाएंगे। अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली आप इन बैचेस की तरफ भी जा सकते हो। ठीक है, स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, एक्सपर्ट्स गाइडलाइंस तो वैसे भी मिल ही रही हैं, मिलेंगी भी और बेहतर तरीके से आपके ऊपर एज एन इंडिविजुअल फोकस करते हुए, और जो टेस्ट आप अपीयर किया करते हैं उसका असेसमेंट आपको मिलेगा, जिससे आप अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे। ठीक है, इसके आगे की अगर हम बात करें तो आइकॉनिक और प्लस के सब्सक्रिप्शंस जो हैं उसके बारे में कुछ चीज़ें मैंने बता दी हैं। मंथली सब्सक्रिप्शन, आप 1 मंथ का ट्रायल भी ले सकते हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप एनुअल सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। एनुअल सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको ह्यूज डिस्काउंट्स जो हैं वो अवेल हो जाते हैं, आप ये देख सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन आप लोगों के बेनिफिट के लिए अगर आप चाहें तो अपना कोड है यार फिजिक्स माया, कोड भूलना नहीं है, PHYMAYA, ये जो कोड है इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो एज एन इंडिविजुअल आपको सब्सक्रिप्शन में कुछ बेनिफिट हो जाता है, और उस कोड को यूज करने से बाकी के स्टूडेंट्स तक भी वो बेनिफिट जो है वो अवेल करवाया जाएगा, प्रोपगेट करवाया जाएगा, जो जैसा कि आपको मैं हमेशा कहता रहता हूं। तो प्लस का भी है और आइकॉनिक का भी है। इसके अलावा नो कॉस्ट EMI भी इन चीज़ों पे अवेल करवा दी गई है कि अगर बच्चे चाहें तो केवल अपनी पॉकेट मनी सेव करके अपनी एजुकेशन को थोड़ा सा आगे लेकर जा सकते हैं। ये काफ़ी नॉमिनल सी चीज़ें हैं जो आप लोगों के बेनिफिट्स के लिए करवाई जा रही हैं। आगे चल के और भी बहुत सारी चीज़ें एज कमिटेड एज प्रॉमिस टू यू करवाते ही रहेंगे, लेकिन आप लोगों को केवल मेहनत करनी है यार, मेहनत से पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। खुद भी पढ़ो, आगे बढ़ो, और अपने से छोटों को, अपने से जूनियर जो स्टूडेंट्स हैं जो ग्रोइंग फेज में हैं अभी, उन्हें भी गाइड करते रहिए, उन्हें भी सिखाते रहिए, खुद भी सीखिए, उन्हें भी सिखाइए, तभी तो हम सब आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए बात कर लेते हैं अब बाकायदा टॉपिक की। तो इस टॉपिक में मैंने जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया कि डुअल नेचर पढ़ना है हमें। तो जब हम बात करते हैं डुअल नेचर की, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, मैंने इसे ऐसा इसीलिए लिखा है क्योंकि पहले हम डुअल नेचर ऑफ मैटर को समझने वाले हैं, मैटर को समझने वाले हैं। ठीक है, सो इस डुअल नेचर में सबसे पहले मैं कर लेता हूं यार इसकी आराम से कुछ कॉपीज, कार्बन कॉपी बना ली मैंने, ताकि एक एक करके इसके सभी पहलुओं पे गौर फरमा लिया जाए। ठीक है, और सवाल कैसे कैसे आएंगे ये भी आपको बताया जाएगा। तो यार यहाँ जो डुअल नेचर है इसमें बेसिकली 2 प्रकार के नेचर हैं। आप बात करते हैं पार्टिकल नेचर की, आप बात करते हैं पार्टिकल नेचर की, और आप बात किसकी करते हैं यार, वेव नेचर की। ठीक है, अगर आप पार्टिकल नेचर के बारे में बात करो तो पार्टिकल नेचर के बारे में 2 बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, और वही 2 बातें हम वेव नेचर के बारे में ध्यान रखेंगे कि कैसे दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे पार्टिकल नेचर में आप ये कहते हो कि एनर्जी जो है वो प्रोपगेट करती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, एनर्जी इज प्रोपगेटेड, और एनर्जी प्रोपगेट्स in the form of packets, discrete packets, in the form of discrete packets। तो discrete packet के फॉर्म में ट्रैवल करने का मतलब क्या है, डिस्क्रीट पैकेट एंड डिस्क्रीट पैकेट्स को ही क्या बोला जाता है, क्वांटम बोला जाता है, क्वांटम बोला जाता है ना। इन डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करने का सिग्निफिकेंस क्या है, 2 बातें हैं सर। पहली बात, अगर एक 10 जूल का पैकेट आ रहा है तो अपनी इच्छा अनुसार आप उसमें से 2, 4, 5, 6, 8, 9 जूल नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते। वो यदि देगा तो 10 के 10 जूल देगा, अदरवाइज वो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं देगा। यानी फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। ये इसका एक बहुत मेजर सिग्निफिकेंस है। और दूसरा सिग्निफिकेंस इसका ये है, दूसरी बात ये है
कि अगर कोई चीज पैकेट की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है तो एक समय में एक जगह पे एक ही पैकेट एग्जिस्ट करेगा। यानी अगर कोई एनर्जी का दूसरा पैकेट आना चाहता है तो पहले वाले को वहां से रिप्लेस करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट आप ये कह सकते हैं कि पैकेट्स का एक ही जगह इकट्ठा होना संभव नहीं है। एक समय पे एक जगह पे एक ही चीज एग्जिस्ट कर सकती है। सो व्हाट यू कैन से इज एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का इकट्ठा होना, एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी, एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट पॉसिबल। एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी जो है वो पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। वहीं अगर आप यहां बात करें वेव नेचर में तो आप बोलेंगे एनर्जी जो है वो प्रोपगेट करती है कॉन्टिन्यूअसली, लगातार। एनर्जी प्रोपगेट्स इन अ कॉन्टिन्यूअस फैशन, इन अ कॉन्टिन्यूअस फैशन। और अगर वो कॉन्टिन्यूअस फैशन में प्रोपगेट कर रही है, लगातार प्रोपगेट कर रही है, तो लगातार इकट्ठा भी हो रही होगी, लगातार इकट्ठा भी हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल धूप में जाके अगर आप एक मेटल प्लेट को रख दिया जाए सनलाइट में, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जाके देखो तो वो थोड़ी सी गर्म हुई, थोड़ी देर और बाद जाके देखिए थोड़ी सी और गर्म हुई, थोड़ी देर और बाद जाके देखिए थोड़ी सी और गर्म हुई। इसका मतलब समय के साथ साथ उस पर इकट्ठा एनर्जी जो है वो इकट्ठा हो रही होगी, एक्यूमुलेट हो रही होगी। तो इस ऑब्जर्वेशन ने बेसिकली आपको वेव नेचर से वाकिफ किया है, ठीक है। तो नेचर के कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं जो रेडिएशन के, अभी तो हम इन जनरल बात कर रहे हैं वेव नेचर पार्टिकल नेचर क्या है, लेकिन जब रेडिएशन पे आएंगे तो ये भी सीखेंगे कि कौन से ऐसे फिनोमेना होते हैं जो वेव नेचर को जस्टिफाई करते हैं, कौन से ऐसे फिनोमेना होते हैं जो पार्टिकल नेचर को जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। सो एनर्जी प्रोपगेट्स इन अ कॉन्टिन्यूअस फैशन। और दूसरी बात आप कह सकते हो एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी जो है, एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का इकट्ठा होना फिजिबल है। एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी इज फिजिबल, फिजिबल और पॉसिबल, ठीक है जी। बात समझ में आ गई। तो ये तो एक बात हो गई, ध्यान रखिएगा पार्टिकल नेचर का मतलब पार्टिकल का बना हुआ और वेव नेचर का मतलब वेव का बना हुआ कतई नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैटर के पार्टिकल नेचर के बारे में अभी हमें ज्यादा बात नहीं करनी है, काफी हद तक ऑलरेडी जानते हैं। मैटर के वेव नेचर के बारे में हमारा इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। और अब मैं आपको यह बताऊंगा कि सवाल कैसे कैसे बनते हैं, सवाल कैसे कैसे बनते हैं। तो देखो उसके लिए एक छोटा सा होमवर्क मैं आप लोगों को अलॉट करूंगा। और वो होमवर्क क्या है? वो होमवर्क है बेटा डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, इसको आपको डायग्राम को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। एनसीईआरटी से करना है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं अभी के अभी आपको बता देता हूं। जब बच्चों से पूछा जाता है कि भाई डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, ये सारे फेनोमेना जो हैं ये वेव नेचर के होते हैं, ये वेव एग्जिबिट करते हैं, है ना। तो क्या एक इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो डिफ्रैक्शन शो कर सकती है? तो भाई जवाब इसका यह है कि जब एक इलेक्ट्रॉन बीम का आप जिक्र करते हैं तो उसमें मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण उससे एसोसिएटेड एक मैटर, उससे एसोसिएटेड मैटर वेव्स होती है। और वो मैटर वेव्स है तो वही वेव्स ही, वो मैटर वेव्स जिन्हें आप डी ब्रॉय वेव्स भी कहते हैं या डी ब्रॉगली जिनको आप आम भाषा में कहते हैं। आज की बात ध्यान रखना, डी ब्रॉय कहना इज गुड। डी ब्रॉय वेव्स कहते हैं या मैटर वेव्स कहते हैं, वो वेव्स है तो वेव्स ही, तो वो भी अपना डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाती है, ठीक है। तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में दरअसल किया वही गया। क्या किया गया एग्जैक्टली? डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न मेड बाय मैटर वेव्स, मेड बाय मैटर वेव्स associated with इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन बीम was observed, ठीक है। उसको ऑब्जर्व किया गया और मेजर्ड वैल्यूज को थियोरेटिकल वैल्यूज से कंपेयर किया गया, तब जाके कहा गया कि यस कुछ मैटर वेव्स मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम से एसोसिएटेड होती हैं, ठीक है। ओवरव्यू, एक हल्की फुल्की बात है, आइडिया है। जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अपने को बस इस पॉइंट से लेना देना है, ठीक है। मैक्सिमम सवाल जो आएंगे वो इसी में उसका जवाब आ जाएगा, इससे रिलेटेड जो आएंगे। हालांकि ज्यादातर जो सवाल आने की प्रोबेबिलिटी है वो वेव नेचर से डायरेक्टली है। अब डायरेक्टली में क्या है? आप बोलेंगे
जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ या डी ब्रॉय वेवलेंथ जो दी जाएगी वो कैसे दी जाती है, लैम्डा डी। लैम्डा डी का फॉर्मूला क्या है यार, लैम्डा डी का फॉर्मूला है h अपॉन पी, h अपॉन पी। तो ये h जो होता है ये होता क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। शेयर h जिसे आप प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं उसकी वैल्यू होती है 6.636 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड्स, -34 जूल सेकेंड्स। तो ये इतना छोटा डेटा है, इतना छोटा है कि अगर मोमेंटम की वैल्यू बहुत छोटी आए, जैसा कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए आती है, इलेक्ट्रॉन के लिए आती है, तो इन दैट केस लैम्डा डी बहुत छोटा बाय बहुत छोटा एक कंसिडरेबल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आप मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए बात करें, एक चलती हुई कार, एक चलती हुई बाइक, इन दैट केस आप ये बोलेंगे कि सर पी की वैल्यू कंसिडरेबल होती है। अब प्लैंक्स कांस्टेंट इतना छोटा है और उसे ठीक ठाक बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वेवलेंथ बहुत ही छोटा आ जाएगा, और अगर वेवलेंथ बहुत ही छोटा आ जाएगा तो वो कंसिडरेबल ही नहीं होगा। तो आप बोलेंगे, जिसे आप नाम दे रहे हैं प्लैंक्स कांस्टेंट का, प्लैंक्स कांस्टेंट का, उसके लिए आप क्या बोल पाएंगे कि भाई ये जो h अपॉन पी है दिस विल बी सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी, बात समझ में आई? चलो आगे बात करते हैं। तो इसी का अगला फॉर्मूला क्या हो सकता है, h अपॉन एम वी। h अपॉन एम वी फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल सा है, लेकिन जो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बड़े ही डिफरेंट तौर पर पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं देखिए, इसको मैकेनिक्स से, फिजिक्स की मैकेनिक्स वाले सेक्शन से कंबाइन किया जाता है और कहा जाता है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोमेंटम को 2m काइनेटिक एनर्जी। क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर और पी स्क्वायर बाय 2m, यानी यहां से p की वैल्यू कितनी निकाल दोगे, अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। आराम आराम से समझिएगा, एक ही जगह सारे फॉर्मूले इसीलिए लिख देते हैं ताकि आप उसको इजीली समझ पाओ। तो काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बेटा पी स्क्वायर बाय 2m लिख सकते हैं, यानी मोमेंटम को लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसके अलावा आप ये बोल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने सीखा है कि अगर चार्ज एक्सेलरेटेड, अगर रुका हुआ चार्ज एक्सेलरेटेड होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर चलते हुए चार्ज को रिटार्डिंग पोटेंशियल दोगे तो उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप बोलेंगे इसी को लिख सकते हैं 2m QV नॉट 2m QV नॉट। ठीक है, जहां आपकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी को आपने क्या लिख दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही आपने लिखा वो चार्ज इनटू पोटेंशियल हो जाएगा। और एक खास बात, फॉर इलेक्ट्रॉन क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि देखो इलेक्ट्रॉन के लिए तो मास भी इलेक्ट्रॉन का ही आएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए तो मास भी इलेक्ट्रॉन का आएगा, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का आएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट भी कांस्टेंट है और √2 भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ v नॉट ही वेरिएबल होगा। और आप ये कह पाओगे कि लैम्डा डी का जो फॉर्मूला होगा वो 12.27 बाय अंडर रूट ऑफ v नॉट एंगस्ट्रॉम में आएगा, जहां पे v नॉट किस में डालना चाहिए अपने को, वोल्ट्स में, v नॉट डालना चाहिए वोल्ट्स में। बात समझ में आई? तो ये बात किसके लिए वैलिड है, फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ये बात वैलिड है फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये वाली बात वैलिड है। क्लियर है मामला? इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, इसके अलावा आप इसे लिख सकते हैं h ओवर अंडर रूट ऑफ 3m kb इंटू टी, वेयर kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वेयर kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब ये कहां से आया सर, ये कहां से आया, आइए इसके बारे में बात करते हैं। आप बोलते हो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग टू KTG, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो काइनेटिक एनर्जी एवरेज होता है वो 3/2 kb इंटू टी होता है, वेयर टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मस्ट बी इन केल्विन्स,
और केबी की वैल्यू होती है बेटा, याद रखिएगा, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। तो उससे ये वाला फॉर्मूला निकल कर आ गया। जैसे यहां पे काइनेटिक एनर्जी की जगह जब आपने 3/2 केबी इंटू टी लिखा, तो 2 से 2 कट गया, 3 अपीयर हो गया। केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। टी ध्यान रखना, टी ध्यान रखना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मस्ट बी इन केल्विन्स, केल्विन्स में ही होना चाहिए। इसके अलावा ये तो रही 11th याद दिलाने वाली बात। 12th के बारे में ही बात करें तो आपको पता है कि मैग्नेटिक्स में अगर एक चार्ज पार्टिकल, यदि एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंटर करने वाला हो तो वो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी फॉलो करता है, सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। इन दैट केस आप बोलेंगे कि आर जो होता है वो mv/bq होता है। आर अगर mv/bq होगा तो mv किसके बराबर होगा? rbq के। तो आप इसे लिखेंगे h/rbq, h/rbq, ऐसे भी लिख सकते हैं, h/rbq, है ना, इसको लिख सकते हो आप। और ये कहां से आया? ये आ गया भाई, r जो होता है वो mv/bq होता है मैग्नेटिक्स में। इफ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल मेरा एंटर करेगा तो r का फॉर्मूला क्या होता है? mv/bq। इसका मतलब r कितना निकल कर आ गया? r कितना निकल कर mv कितना निकल कर आ गया? rbq। तो लैम्डा डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? h/rbq। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखिए कितने सारे फॉर्मूले आपके बन गए हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ के। हाँ कि ना? तो ये सारे फॉर्मूले बन गए हैं हमारे किसके? डी ब्रॉगली वेवलेंथ के, ठीक है ना? बात समझ में आ गई हमको? तो ये सारे एक्सप्रेशंस किसके आ गए? हमारे डी ब्रॉगली वेवलेंथ के निकल कर आ गए हैं। तो आपको इन सभी एक्सप्रेशंस को ध्यान में रखना है। मैं इसे एक बॉक्स में कर देता हूं, ठीक है जी। तो इन सभी एक्सप्रेशंस को आप ध्यान में रखिएगा, इनके अपने अपने यूजेज हैं, जैसे h/p, h/mv। और प्रॉब्लम मॉडल क्या आता है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे अक्सर वेवलेंथ का रेशो निकालने के लिए आ जाएगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशो निकालने के लिए आएगा, एनर्जी के बारे में कमेंट होगा, या टेम्परेचर के बारे में कमेंट होगा, या रेडियस के बारे में कमेंट होगा, या पोटेंशियल के बारे में कमेंट होगा, या डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशो दिया होगा और एनर्जी का रेशो निकालना होगा, या पोटेंशियल का रेशो निकालना होगा, या एब्सोल्यूट टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन्स का रेशो निकालना होगा, और रेडियस का रेशो निकालना होगा, या इनकी वैल्यूज दी होगी, एनर्जी की या V0 की या टेम्परेचर की और रेडियस और मैग्नेटिक फील्ड की नॉलेज, और लैम्डा डी कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया होगा। तो कैलकुलेट करने के लिए जो पूछा जाता है उस प्रॉब्लम के आने की संभावना रिलेटिवली थोड़ी सी कम है, लेकिन बाकी जो चीजें पूछी जाती हैं लाइक रेशो वाले क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको इसे पढ़ना भी उसी माइंडसेट के साथ है कि रेशो वाली चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या बोल सकते हैं जी? राइट। अब अगर मैं आपको कुछ कुछ छोटी छोटी बातें बताऊं, जैसे वैसे तो अभी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग लगाने ही वाले हैं, मगर उसके अलावा भी हम ये कह सकते हैं, देखिए कि एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं। देखिए आपसे हमें पता है एक छोटी सी बात, हमें पता तो है ही कि अगर आप स्पीड को बढ़ा देंगे, नोट एक छोटी सी बात, अगर आप स्पीड को बढ़ा देंगे, इफ स्पीड विल बी इंक्रीज्ड देन लैम्डा डी जो होगा उसे घट जाना चाहिए, कीपिंग द मास सेम। अगर आप स्पीड को बढ़ा दोगे तो डेफिनेटली मोमेंटम बढ़ेगा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू घट जाएगी। तो तेज चलते हुए ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड कम लाइक छोटे वेवलेंथ की वेव होती है, और धीरे धीरे चलने वाले ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड अच्छे खासे वेवलेंथ की, कंसिडरेबल वेवलेंथ की वेव होती है। तो अगर आप स्पीड कम करोगे तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ाओगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, ये बात हमें समझ में आ रही है। सो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन स्पीड इक्वल टू इनिशियल स्पीड जो है, आप बोलोगे एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 v इक्वल टू v0 आई कैप में है, v इक्वल टू v0 आई कैप में है। और आप क्या बोल सकते हो, एंड लैम्डा डी जो है
वो लैम्डा नॉट है, लैम्डा डी जो है वो लैम्डा नॉट है, ठीक है। इफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो भी ई नॉट आई कैप में हुई, वो भी ई नॉट आई कैप में हुई, देन डिटरमाइन लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा, बात ध्यान से समझेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है कि शुरुआत में एक इलेक्ट्रॉन है जो एक्स एक्सिस में चल रहा था, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा नॉट थी, टी इक्वल टू 0 पे शुरुआत में। उसके बाद आपने कहा कि ई वेक्टर इक्वल टू ई नॉट आई कैप है, यानी कि एक्स एक्सिस में ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, और आपने कहा कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, वो उसकी वजह से उस पे एक्सेलरेशन लगा रहा होगा। अब देखना यह है कि उसकी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। यदि स्पीड बढ़ रही होगी तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ घट रहा होगा, यदि स्पीड घट रही होगी तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बढ़ रहा होगा, ठीक है। एक्चुअली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जेई का, लेकिन उसमें एक जगह माइनस आई कैप दिया था और दूसरी जगह आई कैप, तो मैंने अब की बार दोनों आई कैप लेकर चल रहा हूं मैं, ताकि वो क्वेश्चन भी आप सिमिलर पैटर्न पे अटेम्प्ट कर पाएं, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल एक थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं उस सवाल का, या समझ लेते हैं क्या है। सो दैट्स ऑलरेडी अ पीवाईक्यू, ये ऑलरेडी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्या करना है इसके साथ, आप ये कहेंगे कि सर पहले फील करते हैं सिचुएशन को कि क्या है। हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है ई नॉट, और बीच में जो अपना इलेक्ट्रॉन रखा है वो भी इधर ही चल रहा है वी नॉट से। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्जेस पे फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्जेस पे फील्ड से उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इस पे जो फोर्स लगा वो कुछ ऐसा लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो किसकी तरह सर्व कर रहा है बेटा, रिटार्डिंग फोर्स की तरह। किसकी तरह सर्व कर रहा है, रिटार्डिंग फोर्स की तरह, है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो उससे उल्टा लगेगा। रिटार्डिंग फोर्स की तरह सर्व कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे हियर यू विल से कि लैम्डा नॉट जो है वो h अपॉन एम वी नॉट है, लैम्डा नॉट जो है वो h अपॉन एम वी नॉट है, एंड लैम्डा जो है बेटा वो h अपॉन एम वी है, h अपॉन एम वी है। लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो है वो h अपॉन एम वी है। इसको आप लिख सकते हो h अपॉन एम यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। तो कैन यू ऑल्सो राइट कि ये h अपॉन एम इनिशियल वेलोसिटी तो v नॉट है, मगर एक्सेलरेशन तो नेगेटिव वाला होगा सर, उल्टा होगा। कितना होगा, माइनस ऑफ ई नॉट बाय एम, माइनस ऑफ ई नॉट बाय एम इंटू टी। बात समझ में आई, v इक्वल टू यू प्लस ए टी इसीलिए लिख सकते हैं क्योंकि जो एक्सेलरेशन होगा, भाई ये रिटार्डिंग फोर्स जो लग रहा है ये कांस्टेंट लग रहा है, ये कांस्टेंट लग रहा है। सो अगर कांस्टेंट फोर्स है इसका मतलब जो रिटार्डेशन एक्सेलरेशन होगी वो भी कांस्टेंट होगी, और अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन लगाई जा सकती है, दैट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये सब फिट किए जा सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं, देखिए u प्लस ए टी आ गया, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, एक्सेलरेशन उल्टा लग रहा है तो रिटार्डेशन की तरह सर्व करेगा, ई नॉट बाई एम टी। अब यहां से यदि v नॉट को बाहर निकाल लिया जाए तो क्या आप ऐसा बोलोगे, लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो है वो आएगा h अपॉन एम वी नॉट, बाहर निकाल लीजिए, और यहां पर आ गया 1 माइनस ई नॉट टी बाय एम वी नॉट, ई नॉट टी बाय एम वी नॉट। जरा गौर से देखिएगा कि लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो निकल कर आया वो h अपॉन एम वी नॉट को आपने लैम्डा नॉट बोल दिया, और यहां 1 माइनस ई नॉट टी बाय एम वी नॉट आ गया, ई नॉट टी बाय एम वी नॉट आ गया, ठीक है। क्लियरली आप बोल सकते हैं कि देखिए लैम्डा टी जो है वो बढ़ चुका है, क्योंकि स्पीड इसकी घट चुकी होगी तो लैम्डा टी जो होगा वो बढ़ चुका होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो बढ़ चुका है। असल सवाल में यहां पर माइनस आई था, तो अगर ये चल भी उल्टा रहा है, फील्ड आगे है, फोर्स भी उल्टी लग रही है, तो समय के साथ साथ इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। जहां प्लस है वहां माइनस आ गया, तो जहां जहां माइनस है वहां वहां प्लस आ जाएगा, वहां वहां प्लस निकल कर आ जाएगा। बात क्लियर है?
तो देखो मैंने आपको एक्चुअल सवाल ना बता के उसका एक मॉडिफाइड वर्जन बता दिया ताकि आप एक्चुअल सवाल को भी यूं ही मुस्कुराहट के साथ इजीली कर सके। इजी है ना, फंडा क्लियर है। बाकी इसके अलावा यार अभी के अभी मेरा सजेशन है कि वीडियो को पॉज करके अभी के अभी ये सारे फॉर्मूले टिप्स पे कर लो, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर सवाल कराने वाला हूं। उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप इनको बार बार इंप्लीमेंट करेंगे, तब पेज पलट के देखने की इजाजत नहीं होगी। तो अभी के अभी याद कर लीजिए, ठीक है, क्लियरली अभी से लर्न कर लो। चलो ऑलराइट, आई बिलीव कि एज पर माई सजेशन आप वीडियो को पॉज करके याद कर चुके हैं। तो चलिए बढ़ाते हैं डिस्कशन को थोड़ा सा आगे। तो एक बात तो ये रही सर, तो इससे हमने क्या सीखा, अभी हमने मैटर वेव्स के बारे में बात की। तो पहले सबसे पहले हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने डुअल नेचर में पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को समझा, ठीक। और पैकेट ऑफ एनर्जी जो होगा वो क्वांटम कहलाएगा, पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी जो होगा वो फोटोन कहलाएगा। मेंशन करते हैं इसको यहां पे, पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी क्वांटम कहलाएगा, और पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी जो है बेटा वो फोटोन कहलाएगा। तो हर क्वांटम फोटोन नहीं होता, हर क्वांटम फोटोन नहीं होता, मगर हर फोटोन एक प्रकार का क्वांटम ही है। फोटोन, हर फोटोन एक प्रकार का क्वांटम ही है ना। तो अगर आप इसे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बड़े वाला जो सेट है वो क्वांटम का है, क्वांटम का है, या क्वांटा प्लूरल उसका क्वांटा हो जाएगा, और छोटे वाला उसका जो सबसेट है वो क्या है, फोटोन है, उसका जो सबसेट है वो फोटोन है। क्लियर है मामला, ठीक है। कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं क्रिएटिव क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर हमने देखा अगला पहलू डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात की, कुछ कुछ बातें मैंने आपको डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बताई है, ठीक है। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा ओफो स्लाइटली इसको यहां मेंशन कर लेते हैं, देखिए, ताकि ये ध्यान रहे आपको कि ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। तो इसको आप अलग से करके आएंगे, अलग से करके आएंगे इसको, ठीक, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट को। उसके अलावा आप देख सकते हैं सारी चीजें बाकी आपकी नजरों के सामने ही है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। अब बात करते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के अगले पहलू का, फिर सीधा क्वेश्चंस पे जंप कर जाएंगे, और आज ही की मुलाकात में ये वाला टॉपिक हमारा फिट हो जाएगा बॉस, ठीक है। सब आता होगा हमें, हर प्रकार के प्रॉब्लम मॉडल्स आते होंगे, और आप सीधा फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे उतर सकते हैं, उन्हें करने की कोशिश कर सकते हैं। फ्यू ऑफ देम आई एम गोइंग टू डिस्कस, रेस्ट ऑफ देम आप लेक्चर को प्रॉपरली रिवाइज करके अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। आपको काफी अच्छा पुश मिल चुका होगा, मजा आ जाएगा यार, और हमारी हर एक मुलाकात में एक क्वेश्चन बैक करने की कोशिश हम करते रहेंगे, ठीक है। सो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में अब बात कर रहे हैं हम रेडिएशन के दो प्रकार के नेचर की, जिसमें पहला है अगेन वेव नेचर, वेव नेचर, और दूसरा है पार्टिकल नेचर। लेकिन हमें गौर किस पे करना है अब की बार, पार्टिकल नेचर पे। वेव नेचर को तो हम, रेडिएशन के वेव नेचर को तो हम वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है। सो इस पे गौर करना है, इस पे मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं, ठीक। सो अब अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान रखिएगा बेटा, नेचर में कुछ फेनोमेना ऐसे होते हैं, फेनोमेना दैट जस्टिफाई, नेचर में कुछ फेनोमेना ऐसे होते हैं जो जस्टिफाई करते हैं वेव नेचर को, दैट जस्टिफाई वेव नेचर, ठीक है। नेचर में कुछ फेनोमेना ऐसे होते हैं जो जस्टिफाई करते हैं पार्टिकल नेचर को, जो जस्टिफाई करते हैं पार्टिकल नेचर को, और नेचर में कुछ फेनोमेना ऐसे होते हैं जो जस्टिफाई करते हैं दोनों ही नेचर्स को, बोथ नेचर्स, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि यदि मैं यहां पर बात करूं तो फेनोमेना ऐसे जो जस्टिफाई करते हैं वेव नेचर को, वो वही फेनोमेना है बेटा जिन्हें हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था, यानी कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस भी, डिफ्रैक्शन भी और पोलराइजेशन भी, ठीक है। इंटरफेरेंस भी, डिफ्रैक्शन भी और पोलराइजेशन भी, एटसेट्रा।
नेचर में कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं जो पार्टिकल नेचर को जस्टिफाई करते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके बारे में हमें इस यूनिट में अगला सेगमेंट जो है वो क्या पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एटसेट्रा। ठीक है, आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही फोकस कीजिए। और नेचर में कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं जो दोनों ही नेचर्स को जस्टिफाई करते हैं। आप बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मान लो आप डुअल नेचर को जस्टिफाई करना चाहते हो, डुअल नेचर को जस्टिफाई करना चाहते हो, तो एक छोटा सा नोट याद रखना, इन ऑर्डर टू जस्टिफाई डुअल नेचर, अगर आप डुअल नेचर जस्टिफाई करना चाहते हो तो एक फिनोमेना आपको वेव नेचर के बेस में लेना चाहिए और एक फिनोमेना जो है वो आपको पार्टिकल नेचर का चूज करना चाहिए। मैं कहना क्या चाहता हूं, मान लीजिए एग्जामिनर ने आपसे बोला कि यार एक रेडिएशन है जो इंटरफेरेंस शो कर रही है और डिफ्रैक्शन शो कर रही है, बताओ किस नेचर को जस्टिफाई कर रही है। तो आप बोलोगे सर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों ही वेव नेचर में है, वेव नेचर में है। अगला सवाल, मान लीजिए एक रेडिएशन है जो इंटरफेरेंस को जस्टिफाई, इंटरफेरेंस शो कर रही है और रिफ्रैक्शन शो कर रही है। तो आप बोलोगे सर इंटरफेरेंस शो कर रही है तो पक्का पक्का वेव नेचर है ही, लेकिन रिफ्रैक्शन शो कर रही है तो हो सकता है वो रिफ्रैक्शन का आधार वेव नेचर हो सकता है उस रिफ्रैक्शन के पीछे का कारण पार्टिकल नेचर हो। तो इंटरफेरेंस और रिफ्रैक्शन में यह बात तो तय हो गई कि वेव नेचर तो पक्का है, मगर पार्टिकल नेचर हो सकता है हो सकता है ना भी हो। गेटिंग इट? सिमिलरली अगर कोई आपको बोले कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और रिफ्लेक्शन है, तो आप बोलोगे पार्टिकल नेचर तो पक्का पक्का है, मगर हो सकता है ये रिफ्लेक्शन पार्टिकल नेचर की ही वजह से हो या हो सकता है वेव की वजह से हो। वी आर नॉट सर्टेन, वी आर नॉट श्योर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और रिफ्लेक्शन में पार्टिकल नेचर तो पक्का है, मगर वेव नेचर हो सकता है हो सकता है ना भी हो। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है बेटा कि अगर हमें डुअल नेचर जस्टिफाई करने हैं कि सर पक्का पार्टिकल नेचर भी होना चाहिए और पक्का पक्का वेव नेचर भी होना चाहिए, तो उसके लिए करना हमको ये है कि एक इसकी कैटेगरी, पार्टिकल नेचर की कैटेगरी में से एक फिनोमेना उठा लीजिए और वेव नेचर की कैटेगरी में से दूसरा फिनोमेना उठा लीजिए। बात समझ में आई? सो व्हाट यू कैन से, इन ऑर्डर टू जस्टिफाई डुअल नेचर, in order to justify dual nature one phenomena, मतलब अगर कोई आपको बोले कि पोलराइजेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, बताओ क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि पोलराइजेशन है तो वेव नेचर तो पक्का होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तो पार्टिकल नेचर भी पक्का होगा, और अगर पोलराइजेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों है तो इसका मतलब हो गया ना यार डुअल नेचर, है ना। सो हम बोलेंगे इन ऑर्डर टू जस्टिफाई डुअल नेचर, इन ऑर्डर टू जस्टिफाई डुअल नेचर बोथ वन फिनोमेना, at least one phenomena from category of each wave nature and particle nature must be exhibited, must be exhibited। ठीक है क्या, कि अगर आपको डुअल नेचर जस्टिफाई करना है तो एक फिनोमेना वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में से एक फिनोमेना जो है अपने को लाइक वेव नेचर में से होना चाहिए और दूसरा फिनोमेना जो है वो पार्टिकल नेचर में से होना चाहिए। ऑलराइट, और अभी का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होने वाला है, अभी का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने वाला है। ये चैप्टर का दूसरा वर्टिकल है, 3 वर्टिकल्स हैं भाई, एक तो हो गया डी ब्रोगली से क्वेश्चन आएगा, दूसरा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन आएगा, और तीसरा हो गया हमारा बेसिक चीजें जो है कि वेव नेचर, पार्टिकल नेचर का मतलब क्या होता है, क्वांटम वगैरह उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बीम चलेगा तो उससे एसोसिएटेड क्या होगा, ये सारे जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, मगर ज्यादातर प्रोबेबिलिटी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है या फिर हमारे डी ब्रोगली वेवलेंथ से है। ठीक है जी, तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और अभी बात करते हैं किसकी, अभी बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करें तो हमें पता तो है ही कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने के लिए
फिर से मैं बताऊंगा कि प्रॉब्लम्स कैसी कैसी बनती है भाई। एक तो प्रॉब्लम हमारी बन जाएगी इसमें लॉज ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के को गवर्न करने वाले, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को गवर्न करने वाले लॉज क्या है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम, तीन प्रॉब्लम मॉडल्स बनते हैं, तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। दूसरा जो सवाल बनता है इनमें से, वो दूसरा सवाल क्या बनता है, इनमें से दूसरा सवाल बनता है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इससे बनता है यार दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल जो बनेगा हमारा, तीसरा सवाल वो बनेगा ग्राफ्स, ग्राफ्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक एक करके ना हमें इन सभी के बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। ऑलराइट, चलो डिस्कशन शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और ग्राफ की, तो सबसे पहले यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए ना हमें ये प्रॉब्लम मॉडल्स हैं, ठीक है। ये क्या है भाई, प्रॉब्लम मॉडल्स हैं, सवाल इनमें से आने हैं सर, ऐसे ऐसे सवाल आने हैं, तो केयरफुल रहना है। प्रिपरेशन भी ऐसे ही करेंगे, एक एक करके सबको डील करने की कोशिश करते हैं, ठीक। पहले सिचुएशन को फील करते हैं, फिजिक्स है भाई, फील हो जाएगी एक बार तो सवाल तो यूं चुटकियों में निकाल देंगे, ठीक है। सो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है यार, एक मेटल प्लेट है अपने पास, इस मेटल प्लेट पे फोटॉन्स आएंगे, रेडिएशन आएगी और अपनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, सरफेस इलेक्ट्रॉन्स को, और वो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स यहां से भाग जाएंगे, यही होगा ना। तो आप ये कह सकते हो कि यदि आप यहां पर बात करें इलेक्ट्रॉन एमिशन की, तो पहले आप इलेक्ट्रॉन एमिशन को समझिए क्या होगा। इलेक्ट्रॉन एमिशन को समझने के लिए आप ये कहेंगे कि सर आप ना कोई भी एक मेटल प्लेट कंसिडर कीजिए, ठीक है। कोई भी एक मेटल प्लेट है अपने पास और इस मेटल प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इस मेटल प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जब मेटल प्लेट है तो आप ये बोलोगे कि सरफेस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीली मूवेबल। सरफेस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली मूवेबल होते हैं ना यार, सरफेस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीली मूवेबल, फ्री टू मूव। तो आप ये भी कहेंगे कि भटकते भटकते, फ्लो करते करते, मूव करते करते कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर आने की भी संभावना रखता है। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ के बाहर आने की संभावना रखता है, यहां सरफेस पे ना पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट हो जाती है, सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट हो जाती है जहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आने की कोशिश करता है। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट होती है, वैसे इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को पकड़ के पीछे खींच लेती है, एंड दीज आर कॉल्ड रीस्टोरिंग या रीस्ट्रेनिंग। इनको बोला जाता है रीस्टोरिंग, जो वापस से रीस्टोर करने का काम करे, या फिर इन्हीं को बोला जाता है रीस्ट्रेनिंग, रीस्ट्रेनिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है। रीस्टोरिंग या रीस्ट्रेनिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं भाई ये। अब इनमें आप और क्या बोल सकते हो कि इन फोर्सेस के कारण ये जकड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन बंधन में है, ऑलराइट। तो अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को यहां सरफेस से बाहर निकालना है तो बंधन को तोड़ने की आवश्यकता है, ऑलराइट। बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत है, बंधन को तोड़ने की आवश्यकता है। क्या करेंगे उस बंधन को तोड़ने के लिए, बाहर से एनर्जी सप्लाई करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी किस माध्यम से दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉन एमिशन पिक्चर में निकल कर आते हैं, ठीक है जी। उनके बारे में एक एक करके हमें बात करनी है, तो उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक टर्म डिफाइन कर लेते हैं, एंड दैट टर्म इज वर्क फंक्शन। दैट टर्म इज वर्क फंक्शन। भाई एनर्जी के बारे में बात कर रहे हो, और एनर्जी और वर्क तो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, एक दूसरे में बदले जा सकते हैं। तो हम वर्क फंक्शन के बारे में अभी बात कर रहे हैं। देखो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि सर सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा देने की जरूरत है कि वो इस रीस्टोरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बंधन को तोड़े और बाहर निकले। तो आप ये बोलोगे मिनिमम एनर्जी जो कि चाहिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड
मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बंधन तोड़ के बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम चाहत है, सो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, जो चाहिए ही चाहिए यार, ये तो मिनिमम डिमांड है, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये सुनने में आपकी केमिस्ट्री में पढ़े हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसा लगता है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। याद है आयनाइजेशन एंथैल्पी की परिभाषा क्या थी? आयनाइजेशन एंथैल्पी की परिभाषा थी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी कि जब उस इलेक्ट्रॉन को एक आइसोलेटेड गैसियस एटम कहने से क्या मतलब है भाई? होगा तो बाहर वाला ही, लेकिन आसपास में कोई एटम नहीं है जो उसको इन्फ्लुएंस करे। जबकि मेटल सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करोगे तो आसपास के एटम्स है ना यार इन्फ्लुएंस करने के लिए। ठीक है, तो दोनों में बहुत फर्क है। आयनाइजेशन एंथैल्पी एक सेपरेट गेम है, वर्क फंक्शन जो है वो एक एंटायरली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। सो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इसमें आप दो बातें कह सकते हो। आप कह सकते हो अगर मिनिमम डिमांड कम होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड कम होगी, तो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। सो इफ you can say if work function is low, if work function is low, easy is the electron ejection, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। इलेक्ट्रॉन इजेक्शन या इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में बात करें, उसके लिए वर्क फंक्शन का कम होना जरूरी है। जैसे आप ये बोलते हैं कि सीजियम जो है दैट इज द बेस्ट मेटल। याद है सीजियम किस में आता है? सीजियम अल्कली मेटल ग्रुप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, है ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। फ्रांशियम रेडियो एक्टिव होता है तो उसके बारे में चर्चा करते नहीं, लेकिन उसके अलावा डाउन द लाइन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है केमिस्ट्री की भाषा, तो डाउन द लाइन इलेक्ट्रॉन्स को अपने शेल से रिमूव करना इजी होता है, तो मेटल सरफेस से भी बाहर निकालना इजी होता है। तो आप कहते हो सीजियम इज द बेस्ट मेटल, सीजियम इज द बेस्ट मेटल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सीजियम जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए बेस्ट मेटल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए बेस्ट मेटल है। सीजियम में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना बहुत ज्यादा इजी होता है, इसीलिए आप कहते हैं दैट इज द बेस्ट मेटल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑलराइट, फंडा क्लियर है अपने को, बात समझ में आ गई होगी। ठीक, इसके अलावा यदि आप दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करेंगे, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी, और आपने दोनों की क्या कर दी है? रबिंग कर दी है, रबिंग, फ्रिक्शन, रब कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे एक जगह से दूसरी जगह। तो आप बोलोगे यदि इफ यू कैन से वर्क फंक्शन ऑफ ए, phi naught of A is greater than phi naught of B, then A और B के साथ क्या क्या होगा, ये कमेंट करना है आपको। A और B के साथ क्या क्या होगा। तो जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, केयरफुली सुनना मेरी बातों को, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को देने के लिए उसकी डिमांड ज्यादा है, तो वो नहीं देगा। और जिसका वर्क फंक्शन कम है वो इजीली सेटिस्फाई हो जाता है, कम डिमांडिंग है। तो जब आप फ्रिक्शन दे रहे हो, रबिंग कर रहे हो, तो हीट एनर्जी तो निकलेगी। ये हीट एनर्जी दोनों को मिल सकती है, दोनों इस एनर्जी को ले रहे हैं, लेकिन जिसकी डिमांड कम है वो कम एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन दे देगा फटाक से, और जिसकी डिमांड ज्यादा है वो और ज्यादा एनर्जी लेने का इंतजार करता रह जाएगा, है ना। तो बी की डिमांड कम है, बी का वर्क फंक्शन कम है, उसकी डिमांड कम है, वो खटाक से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो अगर खटाक से इलेक्ट्रॉन दे देगा तो Q जो होगा उस पर पॉजिटिव हो जाएगा, और उसका मास जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं। तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं तो उसका मास कम हो गया है यार, और उसके ऊपर चार्ज आ गया है। और जिसकी डिमांड ज्यादा है वो इजीली इलेक्ट्रॉन देगा नहीं ना, तो वो ले लेगा तो उस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं एक्सेस में, उसका मास
बढ़ जाएगा, उसका मास बढ़ जाएगा। देखो जरा वर्क फंक्शन, सिंपल सी बात, आप जानते तो थे ही, मगर एग्जामिनर ने ऐसे भी सवाल पूछ लिए हैं। तो अगर पहले ऐसे सवाल देख रखे होंगे, सोच रखे होंगे, तो जवाब बता पाओगे। नहीं देख रखे होंगे तो यार एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन प्रेशर में सिंपल सिंपल सवालों में भी सिली मिस्टेक्स होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो एक सीधा सा जो रूल है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा सवाल देख कर जाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबल क्वेश्चन से फेमिलियर होकर जाएं, वाकिफ होकर जाएं, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में गलतियां ना हो। मैक्सिमम बच्चे जहां गलतियां कर रहे होंगे वहां आप उन सवालों में होने वाली गलतियों से ऑलरेडी रूबरू हो चुके होंगे इस परफेक्ट क्रैश कोर्स के दौरान, है ना। तो इसीलिए जब ऑलरेडी रूबरू हो चुके होंगे तो वो गलतियां एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होगी। लॉजिकल सी बात है यार, है ना। तो चलो वापस आते। तो अभी हम बात कर रहे हैं, ये तो रही बात हमारी किसकी, इलेक्ट्रॉन एमिशन की। वर्क फंक्शन को हमने समझा, और यही हम बात कर सकते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन की। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन की कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलते हैं, ठीक है। तो आप बात करेंगे कि सर बेसिकली ना 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉन एमिशंस हम जानते हैं। इनके बारे में अभी मैं बहुत डिटेल में सारी बातें नहीं करने वाला हूं, ठीक है। आप इसे चाहें तो मेरे बताते टाइम आप पेन डाउन कर सकते हैं, वरना यही चीज आपको एनसीईआरटी रेफर करके देखने को मिल सकती है। इंपॉर्टेंट बातें सारी भाई मैं बता दूंगा जिनसे सवाल आने की संभावना है, ठीक है। सो पहला जो है वो है थर्मायनिक एमिशन। थर्मायनिक एमिशन, थर्मायनिक एमिशन जो है नाम से ही समझ में आ रहा है, थर्मल इज अ वर्ड रिलेटेड टू हीट। तो आप इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा दे रहे हैं वो हीट की फॉर्म में दे रहे हैं, यानी आपके पास एक मेटल प्लेट है और आप उसे गर्म कर रहे हैं। तो अगर मेटल प्लेट को आप गर्म कर रहे हैं तो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थर्मल काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक रीस्टोरिंग फोर्सेस के बंधन को तोड़ेंगे और भाग जाएंगे, है ना। और ऐसे निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स थर्मायंस या थर्मल इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इजेक्टेड आउट इलेक्ट्रॉन्स, चाहो तो लिख लो, इजेक्टेड आउट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड थर्मल इलेक्ट्रॉन्स और थर्मायंस, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा है वो है फोटो एमिशन, जो अभी हमारा मेजर कंसर्न भी है, जिसके बारे में हमें चर्चा भी करनी है। फोटो एमिशन तो आपको पता है, ये हमें पढ़ना है कि मेटल सरफेस होगा, वहां पे रेडिएशन आएगी और वहां पे फोटॉन्स जो है वो अपनी एनर्जी देंगे और लेकर भाग जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि एक होता है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन जिसे आप कोल्ड कैथोड एमिशन भी कहते हो, कोल्ड कैथोड एमिशन। फील्ड एमिशन जो है भाई होगा क्या, मेटल सरफेस के ऊपर आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपोजर दिया है, यानी उस मेटल प्लेट को आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, बड़ा जबरदस्त पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, 10,000 वोल्ट ऑनवर्ड्स। तो इतना जबरदस्त पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि यार मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट हो जाता है, मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है। और वो जिस भाई अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हो तो डेफिनेटली प्लेट एनोड और कैथोड होगी, मगर बैटरी लगाने पे कैथोड प्लेट जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, इसीलिए आप कहेंगे कि नेगेटिवली चार्ज कैथोड प्लेट से ही इलेक्ट्रॉन्स को प्रेफरेबली एमिट आउट करवाया जाता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, कोल्ड कैथोड एमिशन, क्योंकि कैथोड से आपने इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट कराए हैं और इस प्रोसेस में कोई हीट आप नहीं दे रहे हो, कोई कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट नहीं दे रहे हो, कोई कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चेंज नहीं आ रहा है, तो इसीलिए आपने कोल्ड कैथोड एमिशन कहा, कोल्ड कैथोड एमिशन, ठीक है। फील्ड एमिशन क्यों कहा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट इजेक्ट आउट करवाया है, एमिट करवाया है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी एमिशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, कोई चीज सेकेंडरी तब होती है जब कोई और चीज प्राइमरी होती है ना। तो यहां क्या होगा, इफ दिस इज द मेटल सरफेस, तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम, मतलब निकालने भी इलेक्ट्रॉन्स थे सर और भेजा भी किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम भेजी, वो स्ट्राइक की, अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट, हाईली एनर्जेटिक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम आई, अपनी एनर्जी का कुछ भाग सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को दिया, सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स उस फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड को गेन करके, रीस्ट्रेनिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को ओवरकम करके बंधन तोड़ के निकल गए। और ये जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम आई थी ये भी टकरा के रिफ्लेक्ट बैक हो गई।
तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स जो आए थे वो तो आए, टकराए और निकल गए, लेकिन उन्होंने अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट जब सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को दिया तो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर भाग गए। बाहर भागे हुए सरफेस इलेक्ट्रॉन्स को जैसे यहाँ पे थर्मल इलेक्ट्रॉन्स या थर्मायंस कहा जाता है, जैसे यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, वैसे ही यहाँ पे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ गई? थर्मायंस, फोटो इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, इसमें बहुत ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये एक पिक्चर आपको क्लियर है। और हमारा डिस्कशन क्या है? फोटो एमिशन का है। क्लियर है मामला? है ना? चलो बढ़ाते हैं आगे। जब कभी ऐसा लगे कि भूल रहे हैं तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे और अब बात करते हैं सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो सेटअप कैसा होगा इसका, वो सेटअप देखते हैं एक बार। आप ये कहेंगे कि देखिए ये हमारा एक प्लेट है, मेटल प्लेट, ये हमारी दूसरी मेटल प्लेट है, ठीक है, और यहां हमारी बैटरी लगी है सच दैट इसे आपने नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया है और उस वाले को पॉजिटिव से। यहां रियोस्टैट भी लगा है और ये ऐसे कनेक्ट करके रखेगा। यहां आपने बीच में एमीटर लगा दिया है और यहां आपने वोल्ट मीटर लगाया है, ठीक है, और यहां आपने एक विंडो सी बनाई है जहां से आप रेडिएशन को इंसिडेंट करेंगे एंड दिस इज द सिनेरियो। ठीक है, ये परफेक्ट बन गया है सेटअप। ठीक है, अब आप इस पे कहोगे कि ये देखो देख के ही समझ में आ रहा है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो आपने नामकरण करना शुरू किया। आपने कहा भाई ये ना एमिटर प्लेट है जो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने का काम करेगी, और ये क्या है? कैथोड है, कैथोड है। ठीक है, ये कलेक्टर प्लेट है जो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने का काम करेगी, ठीक है, और ये बेसिकली क्या है? एनोड प्लेट है। ठीक है, दिस इज द रियोस्टैट। ये बैटरी आपने लगाई है। ये जो बैटरी आपने लगाई है, बैटरी जो आपने लगाई है ईएमएफ की, दैट इज नॉट सफिशिएंट, दैट इज नॉट सफिशिएंट। ये इतनी बड़ी बैटरी नहीं है कि ये फील्ड एमिशन करा दे, दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर फील्ड एमिशन। ये सिर्फ इतनी सफिशिएंट है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुके होंगे तो निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स को भटकने से रोकेगी और एक दिशा में ड्राइव कर देगी, एक दिशा में ड्राइव कर देगी। ठीक है, इसका काम केवल इतना है, इसका काम केवल इतना है। इसके बस की बात नहीं है कि ये एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन इस मेटल प्लेट में से निकाल ले। सो नॉट सफिशिएंट फॉर फील्ड एमिशन। ठीक है ना, फॉर फील्ड एमिशन, फील्ड एमिशन के लिए ये सफिशिएंट नहीं है। मुझे लगता है ये बात अपने को समझ में आ गई। ठीक, यहां से तो फील्ड एमिशन के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो आप क्या करोगे? यहां से रेडिएशन इंसिडेंट करोगे और ये रेडिएशन जो है यहां से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देंगे। तो आप बोलोगे ये जो रेडिएशन आप इंसिडेंट कर रहे हो, रेडिएशन जो आप इंसिडेंट कर रहे हो, इसके बारे में दो बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात आपको पता होनी चाहिए इसकी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी आई। पहली बात क्या पता होनी चाहिए यार? इंटेंसिटी आई। और दूसरी बात पता होनी चाहिए यार, फ्रीक्वेंसी एफ। पहली बात पता होनी चाहिए इंटेंसिटी आई और दूसरी बात क्या पता होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी एफ। तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको नॉलेज होगी, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको नॉलेज होगी। उस नॉलेज के बाद ही आगे का काम शुरू होगा। और आप कहेंगे कि देखिए जरा ध्यान से, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक डायरेक्टेड एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुकी है। बैटरी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे सेटअप हो चुकी है, और जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इस रेडिएशन के इंसिडेंट से इस मेटल प्लेट में जहां नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा थी, कैथोड प्लेट था, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स को जब एमिट करेगा तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भटकते भटकते इधर उधर कहीं पे भी जाएंगे। लेकिन इस बैटरी के द्वारा लगाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया? इन भटकते हुए इलेक्ट्रॉन्स को भटकने से रोका और कॉन्सेंट्रेटेड वे में एक ही दिशा में जाने की इजाजत दी। तो इसने कहा कि कोई बात नहीं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम केवल और केवल आगे की डायरेक्शन में ड्राइव करेंगे। इन पे जो फोर्स लगेगा वो आगे की डायरेक्शन में लगेगा। तो आपने कहा इनमें जो फोर्स लग रहा है वो आगे की डायरेक्शन में लग रहा है।
नेगेटिव चार्ज है ना, तो फील्ड से उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा यार। या तो ये कहिए कि नेगेटिव वाले भटकने वाले इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, या ये कहिए कि भाई इस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बैटरी के कारण उन पे फोर्स ऐसे लग रहा है और वो यहां जाके पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। तो ये सारी बातें, तो ये ओवरऑल एक सेटअप हो गया है, ओवरऑल एक सेटअप हो गया है। अब इसमें दो नोट, एक छोटा सा नोट इनफैक्ट वो समझने की हमें आवश्यकता है, और वो क्या है देखिए। आप बोलेंगे एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं यार, एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको याद होगा अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, ये न्यू नॉट से डिनोट कर देते हैं, न्यू नॉट से। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ना हमने वर्क फंक्शन के बारे में पढ़ाई की। वर्क फंक्शन, इस वर्क फंक्शन का ना एक और नाम होता है, इस वर्क फंक्शन को हम ये भी बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोल सकते हैं इसको? थ्रेशोल्ड एनर्जी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है, सो आप इसे बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जो है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या बात कर सकते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हैं दैट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड। भाई आपके लिए समझने वाली बात यह है, देखो एक मिनिमम एनर्जी चाहिए तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, क्योंकि एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है ना यार। सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड टू रिमूव द सरफेस इलेक्ट्रॉन, रिमूव द सरफेस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। ठीक, अच्छा अब अगर आप दूसरी टर्म डिफाइन करने की कोशिश करें तो आपकी दूसरी टर्म क्या होगी? आपकी दूसरी टर्म होगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, परिभाषा याद रखना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी यार लैम्डा नॉट से डिनोट करते हैं, लैम्डा नॉट से। आप बोलोगे मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड, क्या बोलेंगे भाई? मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड, मतलब सर मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी चाहिए, इससे कम में बात नहीं बनेगी, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इससे ऊपर में निकल जाएगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए कहेंगे मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड, यानी कि इससे ज्यादा में बात नहीं बनेगी, वेवलेंथ इससे ज्यादा बढ़ाओगे एनर्जी घट जाएगी, फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, काम खराब हो गया। लेकिन मैक्सिमम वेवलेंथ इतना चलेगा, इससे कम में निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, इससे कम वेवलेंथ में बन जाएगी बात, हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मगर ज्यादा में गड़बड़ है। और फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें तो इससे ज्यादा में बन जाएगी बात, कम में गड़बड़ है। तो ये मिनिमम है, इससे कम ना हो जाए। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा ना हो जाए, है ना। मैक्सिमम का मतलब तो यही होता है। सो इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड, इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड फॉर फोटो एमिशन, फॉर फोटो एमिशन। ऑलराइट, और एक खास बात पता है क्या है? ये रेडिएशन की मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और ये रेडिएशन की मैक्सिमम वेवलेंथ होनी चाहिए। आई रिपीट, ये रेडिएशन की मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और ये रेडिएशन की मैक्सिमम वेवलेंथ होनी चाहिए, मगर आप ये कहेंगे कि यार ये दोनों ही वैल्यूज डिसाइड होती हैं मेटल के द्वारा। वो मेटल ही तो है जो बोलेगा कि बॉस इससे कम फ्रीक्वेंसी पे नहीं मानूंगा, ज्यादा दे दो, इससे ज्यादा वेवलेंथ पे नहीं मानूंगा, कम दे दो। तो वो कौन डिसाइड करने वाला है? मेटल। सीजियम की अलग, आयरन की अलग, एल्यूमिनियम की अलग। तो आप बोलेंगे कि बोथ द वैल्यूज, ये है तो किसकी? ये डिफाइन तो बतौर रेडिएशन की जा रही है, मगर दीज आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एमिटर प्लेट, ऑफ एमिटर प्लेट। एमिटर प्लेट ही, एमिटर वाला मेटल ही डिसाइड करने वाला है
कि उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी है, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी जो आने वाली रेडिएशन है कम से कम कितना लाना चाहिए, फ्रीक्वेंसी कम से कम ज्यादा से ज्यादा कितनी वेवलेंथ की होनी चाहिए कि मैं बीइंग मेटल प्लेट, बीइंग एमिटर प्लेट, फोटो एमिशन करवा दूं, इलेक्ट्रॉन्स को जाने की इजाजत दे दूं, बंधन को तोड़ने टूटने दूं, है ना। तो इस बात को समझने के लिए आप क्या बोलेंगे, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल प्लेट। इन बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो चलिए कुछ नोट पॉइंट फटाफट से डिस्कस करते हैं। आपको समझ में आनी चाहिए 3 बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों बातें। फिर खटाक से लॉस पढ़ेंगे, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखेंगे, ग्राफ देखेंगे और बन जाएगी यार बात, ठीक है, बन जाएगी बात। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलेंगे पहला लॉ क्या, पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब आप बोलते हैं एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, प्रत्येक फोटोन की जो एनर्जी होगी वो h न्यू या hc बाय लैम्डा होगी, h न्यू या hc बाय लैम्डा होगी, ठीक है, प्रत्येक फोटोन की एनर्जी। और आप इसमें बोलेंगे फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू हैपन, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आप करवाना चाहते हो, आप ये बोलेंगे या टू अकर, आप क्या बोल पाएंगे, सबसे पहली बात आप बोल पाएंगे कि आपकी जो एनर्जी होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू फाई नॉट होनी चाहिए, या ग्रेटर देन फाई नॉट बोल देते हैं, देखिए सक्सेसफुली हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप जो फ्रीक्वेंसी ला रही है इंसिडेंट रेडिएशन वो न्यू नॉट से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन जो वेवलेंथ आ रहा है वो लैम्डा नॉट से कम होना चाहिए, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी है जो चाहिए ही चाहिए, इससे ऊपर ही चाहिए आपको। न्यू नॉट जो है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इससे ऊपर ही चाहिए तभी अच्छा होगा। वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ है, इससे कम चाहिए यार, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात आप ये कह सकते हो कि इंटेंसिटी जो होती है ना, इंटेंसिटी वो क्या होती है, बेसिकली इंटेंसिटी होती है पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, या इसी को आप बोल सकते हैं टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, क्योंकि पावर को आपने बोल दिया टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो आपने यहां पर बोला इसे नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन बाय एरिया इनटू टी, ठीक है। इसका मतलब क्लियरली इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, n क्या है भाई, n है नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो आप ये बोलेंगे दैट इज इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड देन नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज्ड, एंड इफ इंटेंसिटी इज डिक्रीज्ड तो जो फोटॉन्स आ रहे हैं वो घटेंगे, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके लिए आप यहां समझेंगे कि यदि इस एक्सप्रेशन में इफ आप क्या बोलेंगे, इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड देन एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज इंक्रीज्ड, एंड इफ फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दोगे तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन डिक्रीज होगा। तो ध्यान रखना बेटा, आपने कहा जो सेटअप आपने बनाया था उसमें इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दो अलग अलग बातें थी। इंटेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स को कंट्रोल करेगा और फ्रीक्वेंसी जो है वो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन को कंट्रोल करेगा। आई रिपीट, कैरेक्टरिस्टिक जो रेडिएशन आप इंसिडेंट कर रहे हो उसकी दो ध्यान रखनी है। पहली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी उसकी इंटेंसिटी, वो किसको कंट्रोल करेगा, इट कंट्रोल्स द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट जो आ रहे हैं। और फ्रीक्वेंसी किसको कंट्रोल करेगा, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल्स द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन जो आ रहे हैं। बात समझ में आई है ना। तो इन दो बातों को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है।
लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ साथ हमें आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी देखनी है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं सारी चीजें थोड़ा सा पैरेलल आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको ज्यादा फील आ जाए, और उसके बाद उस सेटअप में, जिस सेटअप की आप बात कर रहे हो, पहले तो सेटअप को मन में भी बिठाएंगे। ये तो क्वेश्चंस हैं हमारे। चलिए, और इसके बाद हम चर्चा किसकी करेंगे? ग्राफ्स की। इसके बाद हम चर्चा ग्राफ्स की करने वाले हैं, ठीक है जी। शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सेटअप आप मन में बिठा लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसे एब्जॉर्ब कीजिए, क्या 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 हो रहा है, फिर वो दो बातें और इन दो बातों को मन में बिठा लीजिए। फटाफट से पहले सेटअप को ध्यान रखो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। ऑलराइट, मुझे लगता है ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यहां बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन किस पे डिपेंड किया? फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी ने एनर्जी ऑफ ईच फोटोन कंट्रोल किया। इंटेंसिटी किस बात पे डिपेंड किया? नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। उसने नंबर ऑफ फोटॉन्स जो इंसिडेंट कर रहे हो उस बात पे निर्भर किया, ठीक है। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है भाई 4। बहुत इजी, जरा ध्यान से सुनते जाइएगा बस। आप बोलोगे बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, भाई मैं पूरी स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं लिख रहा, मैं मुद्दे की बात आपको बता रहा हूं, ठीक है। बिलो अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आप एक फोटोन जो आ रहा है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं है, उसकी वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम नहीं है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ई फाई नॉट से ज्यादा होना चाहिए, न्यू नॉट से ज्यादा होना चाहिए, और लैम्डा नॉट से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात हमको समझ में आ रही है? या यहां अगर आप इक्वालिटी भी मेंटेन करें तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिलहाल आप क्या बोल सकते हैं? बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिलो अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल हैपन। नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होगा वो नहीं होगा। हाउसोएवर हाई द इंटेंसिटी इज, हाउसोएवर हाई द इंटेंसिटी इज। अब इस बात का मतलब समझिए, आप ये कहना चाहते हो इंटेंसिटी जितनी मर्जी बढ़ा दो सर। इस बात का मतलब क्या है? इंटेंसिटी जितनी मर्जी बढ़ा दो का मतलब है कि सर जितने मर्जी फोटॉन्स भेज दो, जितने मर्जी फोटॉन्स भेज दो, एनर्जी तो इकट्ठा हो ही नहीं सकती। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या शो करता है? पार्टिकल नेचर। एनर्जी इकट्ठा नहीं हो सकती। प्रत्येक फोटोन यदि इलेक्ट्रॉन को निकालने में सक्षम है तो अकेला ही निकालेगा और एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। लेकिन अगर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन का बंधन तोड़कर उसे निकालने में सक्षम नहीं है तो कई सारे फोटॉन्स मिलकर एक दूसरे का साथ देकर एनर्जी को इकट्ठा करके इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, क्योंकि एनर्जी इकट्ठा करने की इजाजत नहीं है। बात क्लियर है? तो आप क्या कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। हाउसोएवर हाई दी इंटेंसिटी इज, हाउसोएवर हाई दी इंटेंसिटी इज, इंटेंसिटी जितनी मर्जी बढ़ा लो क्योंकि एनर्जी इकट्ठा नहीं हो सकती। सिंस accumulation of energy is not allowed, since accumulation of energy is not possible, is not possible, ये is not feasible, क्योंकि आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो पार्टिकल नेचर को जस्टिफाई करता है। और पार्टिकल नेचर में हमने सीखा है, पार्टिकल नेचर में हमने सीखा है कि एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी पॉसिबल नहीं होती, वेव नेचर में पॉसिबल होती है। यार बात समझ में आ गई है हमें? ठीक है। सो हाउसएवर हाई द इंटेंसिटी इज, एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए फोटो एमिशन नहीं होगा। अब अगली बात याद रखेंगे, अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपका इलेक्ट्रॉन जब आ रहा है, सी होगा क्या? आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जिसको आपने बोला इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? यू से कि आपने जो भी एनर्जी इंसिडेंट की है,
जो भी आपने एनर्जी इंसिडेंट की है, जिसको आप बोल सकते हो कि या तो वो एच न्यू होगा, या तो वो एच न्यू होगा, या फिर वो एच सी बाय लैम्डा होगा। एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा, है ना? ऐसे ही आप बोलते हो कि या तो ये एच न्यू होगा या एच सी बाय लैम्डा, ऐसे निकलेगा। ये क्या क्या करेगा? ये दो कामों में कंज्यूम होगा। एक तो वर्क फंक्शन फाई नॉट, जिसको आप फिर से क्या बोल सकते हो, एच न्यू नॉट बोल सकते हो, या एच सी बाय लैम्डा नॉट बोल सकते हो। एच न्यू नॉट बोल सकते हो या एच सी बाय लैम्डा नॉट बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन बची कुछ एनर्जी के साथ क्या होगा भाई? आपने फोटोन भेजा 10 जूल का, इलेक्ट्रॉन को मेटल से छूटने के लिए चाहिए थे 2 ही जूल, तो 2 जूल तो कंज्यूम कर लिए उस इलेक्ट्रॉन ने, लेकिन बचे कुछ 8 जूल से वो क्या करेगा? बचे कुछ 8 जूल से वो भागेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों बोल रहे हो सर? मैक्सिमम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि लॉसेस हो जाए, यानी कि ऐसा हो सकता है कि 2 जूल वर्क फंक्शन यानी बंधन को तोड़ने में लग गए, 8 जूल के साथ वो आगे चलना चाहता था, मगर हो सकता था कि कुछ लॉसेस हो जाए। तो ज्यादा से ज्यादा वो कितने के साथ आगे चल सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो कितनी तेजी से चल सकता है? वो तेजी वो एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी, वो 8 जूल है, लेकिन असल एनर्जी हो सकता है उससे कम भी हो, ज्यादा नहीं हो सकती, लॉसेस ही हो सकते हैं भाई। और इस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को लिखने के क्या क्या तरीके हैं? आप बोल देंगे हाफ ME V मैक्स का स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भाग रहा है ना, तो हाफ एम वी स्क्वायर की जगह हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी मैक्स का स्क्वायर। या दूसरा आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो ई वी नॉट, ई वी नॉट, ई वी नॉट। यहां पे वी नॉट क्या है? आपने कहा सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो गई हो? पोटेंशियल एनर्जी में। कैसे लिखा जाता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो रुके हुए चार्ज को एक्सेलरेट करते तो ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल होता, चलते हुए इलेक्ट्रॉन को, चलते हुए चार्ज को रोक रहे हैं तो ये रिटार्डिंग पोटेंशियल होगा। और क्या होगा यार? ये रिटार्डिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं आप इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं आप इसको। और स्टॉपिंग पोटेंशियल की परिभाषा क्या होती है यार? स्टॉपिंग पोटेंशियल की परिभाषा होती है मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड, मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड। मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल जो होगा रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर स्टॉपिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप एन इलेक्ट्रॉन, टू स्टॉप एन इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इजेक्टेड है, जो ऑलरेडी इजेक्टेड आउट इलेक्ट्रॉन है, उसको रोकने के लिए, क्योंकि वो किसी एनर्जी के साथ आगे चल रहा था, बची कुछ एनर्जी के साथ आगे चल रहा था, उसको रोकने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है, उसको रोकने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है। बात समझ में आ गई हमें? क्लियर है मामला? सो दिस इज द फॉर्मूला विच यू मस्ट रिमेंबर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, ठीक? बात क्लियर है? तो ये क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। किसने दी? एल्बर्ट आइंस्टीन ने दी। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, की जो भी एनर्जी आप इंसिडेंट करोगे वो 2 कामों में कंज्यूम होगी, एक तो बंधन को तोड़ने के लिए और बची कुछ एनर्जी से आगे भगाने के लिए। क्लियर है मामला? ठीक है। सो एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा यहां चल जाएगा, एच न्यू नॉट या एच सी बाय लैम्डा नॉट। देन हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, इसके दो फॉर्म, इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, या ई वी नॉट, जहां पे वी नॉट क्या कहलाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल, द मिनिमम पोटेंशियल, मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप एन इजेक्टेड आउट इलेक्ट्रॉन। क्लियर है मामला? तो आपने कहा कि यदि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर के बारे में आप बात करो तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी ये है, या जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये दोनों बातें, ये दोनों ही बातें किस पे निर्भर कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे निर्भर कर रही है, इंटेंसिटी पे नहीं, इंटेंसिटी पे नहीं। तो आपने कहा अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम या स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, ये फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करेगा और इंटेंसिटी पे निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि इंटेंसिटी तो किसको कंट्रोल करता है? जो नंबर ऑफ फोटॉन्स, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हुए हैं उनको कंट्रोल करता है। तो नंबर ऑफ फोटॉन से क्या लेना देना? हमें तो आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के तहत एक फोटॉन की एनर्जी से लेना देना है, एक फोटॉन की एनर्जी से लेना देना है। एनर्जी इंसिडेंट, ये जो एनर्जी इंसिडेंट लिखी जा रही है, ये लिखी जा रही है फॉर ईच फोटॉन, फॉर ईच फोटॉन, हर एक फोटॉन के लिए लिखी जा रही है। एंड फोटो इलेक्ट्रिक
इफेक्ट इज अ 1-to-1 प्रोसेस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है बॉस वो 1-to-1 प्रोसेस है, यानी एक फोटोन आएगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करेगा। यदि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने में सक्षम नहीं है तो बहुत सारे मिलके भी एक को नहीं निकालेंगे। और एक खास बात और, अगर एक फोटोन की एनर्जी बहुत ज्यादा है तो भी वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकालेगा, तो भी वो ज्यादा से ज्यादा एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। सो आप बोलेंगे, क्या कह सकते हैं हम कि यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होगा, दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ 1-to-1 इंटरैक्शन प्रोसेस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो एक 1-to-1 इंटरैक्शन प्रोसेस है। ठीक है, इन छोटी छोटी सभी बातों को ध्यान में रखना है, बिल्कुल एक कहानी की तरह। ठीक, कि भाई अगर फोटोन आ रहा है, अगर सक्षम नहीं है तो बहुत सारे मिलके भी एक इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते, और अगर एक फोटोन आ रहा है कैरिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी तो भी वो ज्यादा से ज्यादा एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। ठीक है, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ 1-to-1 इंटरैक्शन प्रोसेस। इस बात को बहुत तरीके से ध्यान में रखना है। क्लियर है मामला? नाउ अब आप क्या कह सकते हैं कि अबव न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा, मगर जो करंट है ना, करंट जिसे आप फोटो करंट का नाम भी देते हैं, फोटो करंट का नाम भी देते हैं, आप कहेंगे कि सर ये जो फोटो करंट है, ये जो फोटो करंट है ये किस पे निर्भर करता है? ये फ्रीक्वेंसी पे निर्भर नहीं करता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो केवल इतना ही डिसाइड कर रही थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं, फोटो करंट मिलेगा कि नहीं। तो अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो फोटो करंट मिलेगा। लेकिन अब करंट इस बात पे निर्भर करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स भाग चले। अब करंट इस बात पे निर्भर करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स भाग चले, मगर एक इलेक्ट्रॉन को भगाने के लिए एक फोटोन को आना पड़ा होगा। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स भाग चले ये इस बात पे निर्भर करता है कि कितने हमारे फोटॉन्स आए थे, कितने हमारे फोटॉन्स आए थे, यानी कि इंटेंसिटी पे निर्भर करता है। तो क्या बोल सकते हैं हम कह सकते हैं कि करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी पे निर्भर नहीं करेगा और इंटेंसिटी पे निर्भर करेगा, क्योंकि इंटेंसिटी ही डिसाइड करती थी कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं। तो इस बात को एज अ रूल याद रख लीजिए। बाकी का पूरा चैप्टर इसी बात पे आधारित है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे तो कुछ नहीं होगा, कितनी भी इंटेंसिटी दे दो, कितने भी फोटॉन्स को भेज दो, अगर एक फोटॉन सक्षम नहीं है इलेक्ट्रॉन को भगाने के लिए तो कई सारे मिलके भी ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टिकल नेचर पर बेस्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और पार्टिकल नेचर के तहत एनर्जी का इकट्ठा होना संभव नहीं है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पे नहीं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर करंट जो है वो इंटेंसिटी पे निर्भर करेगा, फ्रीक्वेंसी पे नहीं। क्लियर है? और एक लास्ट रूल जो वो है वो ये है कि फोटॉन्स के आने में और इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट करके उन्हें भगाने में कोई खासा बीच में टाइम ड्यूरेशन कंज्यूम नहीं होता, टाइम लैग नहीं होता। लगभग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जब फोटॉन आएंगे खटाक से तभी इलेक्ट्रॉन्स उनसे इंटरैक्ट करके एनर्जी गेन करके भाग जाएंगे। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, यानी एनर्जी एक्सचेंज की प्रक्रिया जो है वो अपने को कंसिडर नहीं करनी, वो हो रही होगी ऐसा अपन मान के चल रहे हैं। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस that is there is no time lag between इंसिडेंस ऑफ फोटॉन के आने में, उनके इंसिडेंट होने में, इंसिडेंस ऑफ फोटॉन्स एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जाने में। ऑलराइट, कोई टाइम लैग नहीं होगा। तो आप कहोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, दैट इज देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ फोटॉन्स एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दीज आर द 4 लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वीडियो को पॉज करके अभी के अभी इन्हें कंप्लीट कर लीजिए। ऑलराइट, आई बिलीव कि आपने अभी के अभी सारे रूल्स याद कर लिए होंगे। इवनिंग आवर्स में होगा हमारा लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको डिस्कस करवाने वाला हूं। तो इसीलिए उससे पहले आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड भी रहना है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिव्यू करके रखना है। ठीक है जी?
चलिए आगे बात करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किस तरीके के आते हैं उसके बारे में भी शाम को हम बात करेंगे। लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन लगाएंगे यार, ठीक है, तभी मजा आएगा, तभी आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर पाओगे। पेन पेपर लेकर बैठना है, स्क्रीन पर आए हुए सवालों को लाइव करके दिखाना है, ठीक है, तभी हम सीख भी पाएंगे। आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मैं आपके डाउट्स का जवाब दूंगा, तो आप क्या करेंगे, आप प्रॉपरली अपने डाउट्स पर ही फोकस करेंगे, पढ़ाई पर फोकस करेंगे, नो इधर उधर की बातें, ठीक है। एंड बात कर लेते हैं अब ग्राफ्स की। ग्राफिकल सेक्शन का अब हमें जिक्र करना है। तो ग्राफ्स में सबसे पहला ग्राफ जो है भाई, वो हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो मैं ग्राफ्स की कर लेता हूं कुछ कार्बन कॉपी, सो दैट हम चीजों को केयरफुली ग्रेजुअली कंप्लीट कर पाए। तो ये पहला जो ग्राफ है हमारा, ये पहला ग्राफ क्या है, ये पहला ग्राफ है हमारा करंट वर्सेस पोटेंशियल, करंट वर्सेस पोटेंशियल, ठीक है, करंट वर्सेस पोटेंशियल। सही, तो ये करंट स्मॉल आई से डिनोट कर देते हैं और पोटेंशियल कैपिटल वी से। तो इस ग्राफ के बारे में ना कुछ खास बातें होंगी यार। वो खास बातें क्या है हम आराम से समझेंगे। देखो, सबसे पहली खास बात हम समझेंगे कि सेटअप याद है तुम लोगों को? सेटअप एक बार फिर से दिखाता हूं, देखो। सेटअप के बारे में यदि बात करें तो ये था हमारा सेटअप, लाइक दिस। इस सेटअप में देखो क्या है कि ये जो हमने बैटरी लगाई थी, इसका काम फील्ड एमिशन करवाने का तो नहीं था। ये छोटी सी बैटरी है यार, इतना सफिशिएंट नहीं है कि ये मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को खींच सके। लेकिन अगर फोटो एमिशन करवा दी जाए, यानी रेडिएशन को इंसिडेंट करके इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी बाहर निकाल लिया जाए, तो ये बैटरी इतनी सक्षम जरूर है कि निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर रैंडमली भटकने नहीं देगी, डायरेक्ट कर देगी, आकर्षित कर लेगी पॉजिटिव प्लेट की तरफ, है ना। तो मेरा सवाल तुम लोगों से ये है कि मान लो ये बैटरी होती ही नहीं, मान लो वोल्टमीटर की रीडिंग 0 होती, तो क्या एमीटर की रीडिंग फिर भी मिलती? क्या सर्किट तब भी कंप्लीट होता? क्या करंट फिर भी फ्लो करता? जी हां, बिल्कुल करता। क्यों? क्योंकि मान लीजिए सर 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, बैटरी के लगाने पे 1000 में से 500 इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट हो जाएंगे, 600, 700, 800, 900, 1000 के 1000 डायरेक्ट हो जाएंगे। लेकिन बैटरी के ना होने पर ऐसा थोड़ी होगा कि 1000 के 1000 इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जा रहे हैं मगर एक भी सामने नहीं जा रहा। ऐसा तो नहीं होगा ना यार। बैटरी का काम पिक्चर में आके ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को आगे पहुंचाने का था। लेकिन अगर बैटरी है ही नहीं तो भी भटकते भटकते ही सही चंद इलेक्ट्रॉन्स तो आगे जाएंगे, थोड़ा सा करंट तो मिलेगा। यानी वोल्टमीटर की रीडिंग 0 होने के बावजूद एमीटर की रीडिंग 0 नहीं होगी, एमीटर की रीडिंग 0 नहीं होगी। ऑलराइट, तो क्या बोल सकते हैं हम कि वोल्टमीटर की रीडिंग 0 होने पर भी एमीटर की रीडिंग, करंट की रीडिंग 0 नहीं होगी यार, ठीक है। करंट की रीडिंग बिल्कुल भी 0 नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? तो जो 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकले थे उसमें से 500 डायरेक्टेड हैं, पोटेंशियल और बढ़ा दोगे तो 600 डायरेक्टेड हो जाएंगे, 700, 800, 900, 950, 988, देन 1000 अगेन, राइट। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर ज्यादा से ज्यादा ऐसा हो सकता है कि आपने पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो भटके हुए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 0 हो गई, डायरेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स मिल गए सारे के सारे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि पोटेंशियल को और बढ़ाते जाओ तो 1000 इलेक्ट्रॉन्स की बजाय 10 और एक्स्ट्रा निकल जाएंगे पोटेंशियल के बढ़ाने से? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, इस सेटअप में नहीं हो सकता सर, क्योंकि फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज की गई बैटरी के बस की बात ये नहीं है। तो आप ये बोलोगे कि जैसे जैसे पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे करंट बड़ी तेजी से बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, मगर उसके बाद सैचुरेट हो जाएगा, उसके बाद सैचुरेट हो जाएगा, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। क्यों? क्योंकि उस लिमिट के बाद तो वो बदलने वाला ही नहीं है। सारे के सारे डायरेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डायरेक्ट कर दिए हैं टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट, टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट। तो सर जब पोटेंशियल 0 है तो करंट 0 नहीं है, पोटेंशियल को बढ़ाने पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट कर दिए,
करंट बढ़ गया मगर एक लिमिट तक, फिर सैचुरेट हो गया। लेकिन अगर आप इस करंट को जीरो करना चाहते हैं, यानी कि इन निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स को सामने पहुंचने ही नहीं देना चाहते, तो बैटरी हटाने से काम नहीं चलेगा सर, पलट के लगानी पड़ेगी, रिटार्डिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि रिटार्डिंग पोटेंशियल देंगे, रिटार्डिंग पोटेंशियल देंगे, तो रिटार्डिंग पोटेंशियल देकर ये रिटार्डिंग पोटेंशियल देने से ये कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा रिटार्डिंग पोटेंशियल देने पे। तो आप बोलोगे ये जो मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल है यही क्या कहलाती है बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल जो है वही क्या कहलाती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। फील हो गई बातें, फील हो गई बातें। तो आप बोलेंगे व्हेन V is 0, when V is 0 then I is non-zero. This is because few electrons, कुछ इलेक्ट्रॉन्स अभी भी आर स्टिल कंप्लीटिंग द सर्किट, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अभी भी सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं, आर कंप्लीटिंग द सर्किट। ठीक है जी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप कहेंगे फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इफ V is too high, जब पोटेंशियल को बहुत ही ज्यादा कर दोगे करंट विल गेट सैचुरेटेड, करंट जो है वो सैचुरेट हो जाएगा, करंट विल गेट सैचुरेटेड। जब V टू हाई कर दोगे करंट विल गेट सैचुरेटेड। दिस इज बिकॉज ऑल द इजेक्टेड आउट इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द इजेक्टेड आउट इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे जो इजेक्टेड आउट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां पहुंच जाएंगे, आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स एनोड, जिसे आप कह रहे हैं, या फिर आप कहेंगे कलेक्टर प्लेट, आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट, वो कलेक्टर प्लेट की तरफ डायरेक्टेड होंगे, आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट। बात क्लियर है अपने को, बात समझ में आ गई है सारी की सारी। तो ये एक बेसिक ग्राफ है किसका, करंट वर्सेस पोटेंशियल का। मान लीजिए इसी में छोटा सा नोट, अगर मैं प्लॉट करूं करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ, करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज, तो क्या होगा। और अगर मैं प्लॉट करूं करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ, करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ, ठीक है, फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, तो क्या होगा, फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज तो क्या होगा भाई। ठीक है। और इसी में अगर हम बात कर लें एक आईआईटी प्रीवियस ईयर की, आईआईटी प्रीवियस ईयर की, तो इसके बारे में क्या कमेंट कर पाएंगे। ठीक है, इसके बारे में भी सोच लेते हैं। क्या है एग्जैक्टली इसके बारे में कंक्लूड कर देंगे शेयर दो बातों में। ठीक है, दो बातों में कंक्लूड कर देंगे। और ग्राफ देख लेते हैं, पहले ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूं मैं आपको। देखिए, अगर आप डिफरेंट इंटेंसिटीज के लिए प्लॉट करने वाले हो तो आप बोलोगे सर इंटेंसिटी जो है वो करंट को कंट्रोल करती है, काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, देखिए जरा, काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है, मगर इंटेंसिटी किसको कंट्रोल करती है बेटा, करंट को। याद होगा ये बात आपको। तो आप यहां बोल सकते हैं कि डिफरेंट इंटेंसिटीज के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल तो V0 सेम रहेगा, मगर दो अलग अलग सैचुरेशन करंट मिलेंगे अपने को। और मान लीजिए I2 इंटेंसिटी के लिए है और ये I1 इंटेंसिटी के लिए है, तो जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट भी ज्यादा, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट भी ज्यादा। क्लियर। और अगर डिफरेंट इंटेंसिटीज के लिए प्लॉट करेंगे, फ्रीक्वेंसीज के लिए प्लॉट करेंगे, तो आप बोलेंगे एक का स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 1 है, दूसरे का स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 2 है। बेटा जिस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा नेगेटिव चाहिए होगा। आई रिपीट, जिस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, वर्क फंक्शन हटा के इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी से मूव करेंगे, तो उन्हें रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा चाहिए होगा। तो आप बोलेंगे कि यार अब की बार
इंटेंसिटी सेम होगी तो करंट को अपने को सेम लेना चाहिए, मगर फ्रीक्वेंसी यहां ν1 है, यहां फ्रीक्वेंसी ν2 है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव। यहां फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा उसका करंट ज्यादा। क्लियर है मामला? करंट वर्सेस पोटेंशियल, करंट वर्सेस पोटेंशियल। नाउ आईआईटी प्रीवियस ईयर में क्या है, एक ग्राफ आपको ये दिया हुआ है, लेट्स कॉल इट ए, और एक ग्राफ आपको यूं दिया गया है, लेट्स कॉल इट बी। क्लियर है मामला? समझने वाली बात यह है कि भाई करंट वर्सेस पोटेंशियल ही है, करंट वर्सेस पोटेंशियल ही है। आप कहोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा नेगेटिव है? स्टॉपिंग पोटेंशियल ए का ज्यादा नेगेटिव है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ए का ज्यादा नेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव है। तो जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, न्यू ए इज ग्रेटर देन न्यू बी, या फिर आप बोल सकते हो एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बी। ठीक है ना? न्यू से या एफ से फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। और जिसका सैचुरेशन करंट ज्यादा है, जिसका सैचुरेशन करंट ज्यादा है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो इंटेंसिटी ऑफ ए जो है वो लेसर होगी इंटेंसिटी ऑफ बी से, इंटेंसिटी ऑफ बी जो है बेटा वो ज्यादा होगी। क्लियर हो गया होगा मामला? क्लियर है भाई फंडा? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब यार अगले ग्राफ की। अगले ग्राफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये ग्राफ हो गया हमारा ग्राफ नंबर 2, और इसमें हम प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो मैं करंट आई को वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट करूंगा, वर्सेस फ्रीक्वेंसी एफ या न्यू के साथ प्लॉट कर रहा हूं। तो मैं बोलूंगा कि यार देखो ऐसा है कि करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी पे निर्भर तो करेगा नहीं, तो वो कांस्टेंट होना चाहिए। वो किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे, लेकिन थ्रेशोल्ड से तो ऊपर पे मिलेगा ना, तो न्यू नॉट या एफ नॉट तक कोई करंट नहीं मिलेगा। इसके बाद करंट कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पे निर्भर ही नहीं करता, प्रोवाइडेड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो ज्यादा हो, थ्रेशोल्ड से तो ज्यादा हो, थ्रेशोल्ड से कम पे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होता, तो उससे पहले तो जीरो है, उससे पहले तो जीरो है। ठीक है ना? इसके बाद ये है, अगर दो इंटेंसिटीज के लिए प्लॉट करोगे I1 और I2 के लिए, तो देखिए I2 इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन I1, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उसका करंट भी ज्यादा होगा, मगर नेचुरली फ्रीक्वेंसी पे निर्भर नहीं करेगा। क्लियर है मामला? है ना? चलिए करंट वर्सेस टाइम अगर प्लॉट करने की कोशिश करें तो टाइम भी नेगेटिव नहीं होता, इसको यहां डिनोट कर देते हैं कि ये टाइम है t, ये करंट है I। तो देखिए अभी हमने देखा था फोर्थ लॉ के अकॉर्डिंग कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, यानी फोटोन के आने में और करंट के जाने में कोई खासा फर्क नहीं होता। यानी कि ये जो टाइम लैग, मतलब जीरो से करंट शुरू हो रहा होगा, जीरो से शुरू हो रहा होगा और एक कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर लेगा, और ये जो टाइम है ये 10 की पावर -9 से लेकर 10 की पावर -8 सेकेंड्स के ऑर्डर का होता है। यानी वन शेक 10 की पावर -8 सेकेंड्स जो है एक शेक के ऑर्डर का होता है। ठीक है? सो ये है करंट वर्सेस टाइम। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ फोटोन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतने कम समय में, नो टाइम लैग का मतलब है बहुत ही कम टाइम लैग है, इतने कम समय में फोटॉन्स के आते ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलना शुरू करते हैं और करंट जीरो से लेके कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर लेता है। ये कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर रहा है। क्लियर? दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, फोर्थ। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम या स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट, दोनों ही इंटेंसिटी के साथ प्लॉट करने की कोशिश करोगे। एक एक करके दोनों को प्लॉट कर लेते हैं। देखिए इंटेंसिटी I के साथ, कैपिटल I के साथ प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो आप कहोगे कि काइनेटिक एनर्जी निर्भर ही नहीं करती इंटेंसिटी पे, काइनेटिक एनर्जी निर्भर ही नहीं करती तो कांस्टेंट हो गई। मगर अगर इंटेंसिटी जीरो हो गया, अगर इंटेंसिटी जीरो हो गया तो क्या काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो हो सकती है? नहीं यार, अगर फोटोन आए ही नहीं, इंटेंसिटी के जीरो होने का मतलब है फोटोन ही नहीं आए, तो क्या इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं किसी काइनेटिक एनर्जी से? नहीं जा सकते। तो आप कहोगे कांस्टेंट है, मगर यहां ओपन है, यहां क्या है? ओपन है, और यहां क्या है? क्लोज है।
जब इंटेंसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, अदरवाइज ओपन है और इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है और अगर फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है, दो फ्रीक्वेंसीज के लिए प्लॉट कर लो, न्यू1 और न्यू2, तो न्यू2 ग्रेटर देन न्यू1 होगा यार, न्यू2 ग्रेटर देन न्यू1 होगा। क्लियर है मामला? और दोनों ही बोथ न्यू2 एंड न्यू1 मस्ट बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी तो काम बनेगा। मस्ट बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऑल राइट, बात समझ में आ गई है अपने को? ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करेंगे। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं फिफ्थ ग्राफ की। हमारा जो फिफ्थ ग्राफ होगा वो क्या होगा? हमारा फिफ्थ ग्राफ है भाई इंटेंसिटी के साथ, आई के साथ, कैपिटल आई के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट को प्लॉट कर रहे हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल को प्लॉट कर रहे हैं। फिर से आप क्या बोलोगे यार, स्टॉपिंग पोटेंशियल या वी नॉट जो है वो नेचुरली किस पे डिपेंड करेगा? वो नेचुरली डिपेंड करेगा यार फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे निर्भर नहीं करता। तो आप बोलेंगे कि इंटेंसिटी पे निर्भर नहीं करता तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर इंटेंसिटी ही जीरो हो गई तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी ही जीरो, तो स्टॉप करने के लिए रिटार्डिंग पोटेंशियल भी नहीं चाहिए, तो आप डिफाइन ही नहीं करोगे उसको, यहां डिफाइन कर दोगे। ठीक है ना? या फिर आप बोल सकते हैं कि डिफाइन ही मत कीजिए सर, डिफाइन ही मत कीजिए क्योंकि चला ही नहीं तो रोकोगे क्या, है ना? ऐसा थोड़ी बोलोगे जीरो रिटार्डिंग पोटेंशियल लगा रहे, बोलेंगे मतलब ही नहीं है सर, सेंसिबल बात ही नहीं है। ठीक है ना? और उसके बाद कोई भी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर ही होनी चाहिए, तभी आप ये बात कर भी सकते हो, अबव न्यू नॉट, अबव न्यू नॉट। ठीक है ना? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर के बारे में बात करेंगे तभी वी नॉट को प्लॉट कर पाएंगे इंटेंसिटी के साथ, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा होगा, तभी इलेक्ट्रॉन्स को रोकने का सवाल उठता है। ठीक, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। देखिए आप बोलेंगे, बात कर लेते हैं ग्राफ नंबर 6 की। ठीक है ना? ग्राफ नंबर 6 ये क्या है? आपने कहा कि सर अब ना हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को, क्योंकि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है, तो फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट करना चाह रहे हैं। फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है, फ्रीक्वेंसी न्यू, न्यू या एफ। ठीक, कैसे करेंगे? आप बोलोगे सर देखो ऐसा है, ई इंसिडेंट जो है, ई इंसिडेंट दैट इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स। ठीक, तो ई इंसिडेंट को आप क्या बोल सकते हो? एच न्यू दैट विल बी इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स। यानी कि अगर आप के ई मैक्स को यहां से आइसोलेट करने की कोशिश करें तो आप बोलेंगे दैट विल बी एच न्यू माइनस फाई नॉट। यानी जब आप इसका कंपेयर करें, कंपैरिजन कर लेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, mx प्लस सी के साथ, तो आप देख पाएंगे कि m जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर है और y इंटरसेप्ट जो है वो माइनस फाई नॉट के बराबर है। y इंटरसेप्ट जो है वो माइनस फाई नॉट के बराबर है और स्लोप जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर है। तो पॉजिटिव स्लोप है और नेगेटिव y इंटरसेप्ट है। यानी कि आप प्लॉट करने आएंगे तो आप ये बोलेंगे कि देखो सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट तक, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट तक तो काइनेटिक एनर्जी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। ठीक है? और अगर इस ग्राफ को आप कुछ यूं एक्सटेंड करने का प्रयास करें तो आप बोलेंगे कि यहां पे ये लाइन कुछ ऐसी आ रही होगी। ठीक है? यहां पे ये लाइन कुछ ऐसी आ रही होगी और ये जो होगा नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट, ये फाई नॉट की वैल्यू होगी। ये नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट फाई नॉट की वैल्यू होगी। ठीक है? और आप ये भी बोल सकते हैं कि यहां जो स्लोप होगा, फाई है ना, फाई, तो आप बोलोगे शेयर स्लोप m जो कि tan फाई के बराबर है, स्लोप m जो कि tan फाई के बराबर है, वो क्या है? दरअसल वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। स्लोप की वैल्यू क्या दे रही है अपने को? प्लैंक्स कांस्टेंट दे रही है। और यहां वर्क फंक्शन मिल रहा है अपने को। क्या मिल रहा है? वाई इंटरसेप्ट से वर्क फंक्शन। बात समझ में आ गई? ग्राफ में डायरेक्टली प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है, कौन से ग्राफ में कैसे मिलता है प्लैंक्स कांस्टेंट, कैसे मिलेगा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ में। आप बोलोगे स्लोप निकाल के मिल जाएगा सर। लेकिन अगर इसी में मैंने आपसे ये कहा होता, ध्यान से देखना, फिर दोनों एक बार फिर से दिखाता हूं, देख लो पहले इसको। ठीक है? एब्जॉर्ब जब लगे कि यार थोड़ा सा टाइम चाहिए, वीडियो को पॉज करके एब्जॉर्ब करें, उसको सीखें, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी।
इसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमें क्या करना है, हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट करना है, तो V नॉट यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी f या न्यू अगर आप प्लॉट करना चाहो तो आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे कि यहां पे E जो है वो फिर से लिख सकते हैं यार फाइ नॉट प्लस के ई मैक्स, इसे आपने लिख दिया h न्यू, दैट विल बी इक्वल टू फाइ नॉट प्लस ई वी नॉट, यानी कि यहां से V नॉट जब निकाला तो निकाला h बाई ई इंटू न्यू माइनस फाइ नॉट बाई ई। ठीक है, तो आप ये बोलोगे जब इसका कंपैरिजन फिर से आप करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो आप ये बोल पाएंगे कि स्लोप तो सीधा सीधा h बाई ई है, मगर y इंटरसेप्ट जो है वो माइनस ऑफ फाइ नॉट बाई ई है, माइनस ऑफ फाइ नॉट बाई ई। फिर से आप बोलोगे पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव y इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव y इंटरसेप्ट तो न्यू नॉट तक सवाल ही पैदा नहीं होता, न्यू नॉट या एफ नॉट तक। लेकिन उसके बाद फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी, पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव y इंटरसेप्ट के साथ आप देख सकते हैं लाइन ये होगी यार, और इस एक्सिस को यदि एक्सटेंड कर दिया जाए तो आप बोलेंगे कि ये ग्राफ जो यहां पर आएगा और यहां जैसे भी कट करेगा, ये नेगेटिव y इंटरसेप्ट जो होगा भाई, नेगेटिव y इंटरसेप्ट जो होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये फाइ नॉट बाई ई हो जाएगा, फाइ नॉट बाई ई हो जाएगा। और यहां जो अल्फा निकल कर आएगा, मैंने पिछली बार शायद इसको भी फाइ लिख दिया, कंफ्यूजन ना हो यार, अल्फा लिख देते हैं, एंगल है ना, फाइ से वर्क फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए क्या लिख रहे हैं, इसको अल्फा लिख देते हैं। ठीक है, सो यहां जो भी स्लोप होगा, स्लोप m से जिसे आप डिनोट करते हो, ये जो tan अल्फा होगा ये h बाई ई आएगा। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ सवाल में दिया और पूछा हो बताओ प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे बताएंगे, आप बोलेंगे स्लोप से बता देंगे सर। लेकिन अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ हो और पूछा जाए बताइए प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे बताएंगे, तो आप बोलेंगे स्लोप इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, स्लोप इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बात समझ में आ रही है? यहां ये है h प्लैंक्स कांस्टेंट, तो स्लोप इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्लियर है मामला? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को यानी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम को जब मल्टीप्लाई करेंगे स्लोप से, तब जाके निकल कर आएगा हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। मुझे लगता है ये बात अपने को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ग्राफिकल सेक्शन बेटा होता है कंप्लीट, ग्राफिकल सेक्शन होता है कंप्लीट। एक इसमें छोटा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा, एक छोटा सा नोट, ध्यान से सुनना। अगर आपको कौन से ग्राफ की बात कर रहे हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इसमें छोटा सा ऐड ऑन करते। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ दिया हो और दो ग्राफ्स दे रखे हों, एक मेटल ए के लिए और एक मेटल बी के लिए, तो नेचुरली इनके जो एंगल होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा यार, और हम अपने को पता है m इक्वल टू टैन अल्फा इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट h होता है, ये बात तो हमको पता ही है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड करके सोचने की कोशिश करें तो इन दोनों ग्राफ्स के अलग अलग होने का सिग्निफिकेंस क्या है? आप बोलेंगे ये फाइ नॉट ए है, और आप बोलेंगे कि अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं ऐसे तो ये फाइ नॉट बी निकल कर आएगा। ठीक है, फाइ नॉट बी निकल कर आएगा। तो इस तरीके के ग्राफ देख के एग्जामिनर आपसे और क्या पूछ सकता है कि यदि ए और बी को आपने रब कर दिया है आपस में, यदि आपने इनको रब कर दिया है आपस में, आफ्टर रबिंग, ध्यान से सुनना मेरी बात, आफ्टर रबिंग आप क्या बोल पाओगे? आप बोल पाओगे कि यार ए के बारे में क्या ख्याल है और बी के बारे में क्या ख्याल है। तो आप कहेंगे कि ए का वर्क फंक्शन देखिए कम था, ए का वर्क फंक्शन देखिए कम था, तो जिसका वर्क फंक्शन कम था वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो आप कहेंगे कि Q इस पे पॉजिटिव हो जाएगा और इसका मास जो है वो घट जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है वो इजीली इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो वो ले लेगा। बी का वर्क फंक्शन ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो नेगेटिव हो जाएगा, ले लेगा तो उसका मास बढ़ जाएगा। बात क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी, है ना?
तो इसी के साथ हमारा डुअल नेचर का टॉपिक होता है कंप्लीट प्रॉपरली। इन्हीं में से सवाल आएंगे। आज इवनिंग में लाइव सेशन में मिलेंगे हम। टाइमिंग्स आपको चैनल पे इन्फॉर्म कर दी जाएगी, तो उसी समय पे हम मिलेंगे एंड उसके बाद वी विल बी हैविंग अ लाइव सेशन। ठीक है, लाइव सेशन हम लेंगे तो मजा आएगा आपको, राइट। उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। उससे पहले आप ये रिवाइज करके रखिएगा और एक डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट मैंने आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी से पढ़ने के लिए कहा है, उसको पढ़ के रखिएगा। टाइमिंग्स विल बी इन्फॉर्म्ड ऑन द चैनल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छे से मजबूती से रिव्यू करना है यार, तभी मजा आएगा अपने को लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन करने में, ठीक है ना। क्विक रिकैप देके मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आपको सिखाने के लिए, उनसे उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले क्लास नोट्स जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जेई प्लैनेट का हमारा ये चैनल लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल लिंक। यू कैन गो टू दैट एंड यू कैन डाउनलोड दी क्लास नोट्स, ठीक है। प्लस और आइकॉनिक के बारे में मैं एक ब्रीफिंग पहले भी कर चुका हूं, आपको बता चुका हूं कि अगर आप अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ स्पेशल अपने लिए चाहते हैं, एडिशनल बेनिफिट्स चाहते हैं, तो यू कैन अवेल दैट। सब कुछ अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। इसकी सारी डिटेल्स मैं पहले बता चुका हूं एक बार। आस्क अ डाउट फीचर मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार, ये भी मैंने आपसे शेयर किया था। घर पे बैठे बैठे पढ़ाई करते टाइम किसी भी समय यदि आपको ऐसा लगता है कि भाई आपका कोई डाउट आ रहा है, तो उसके लिए आप ये फीचर इस्तेमाल कर सकते हो। इसके क्या स्टेप्स है वो आपके सामने लिखे गए हैं, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या उसके डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या एग्जैक्ट प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाया जा सके। इसके अलावा जो अपकमिंग बैचेस हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, वो बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अलग अलग बैचेस अलग अलग टारगेट एग्जाम्स के लिए हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजी के लिए हैं, अलग अलग टीचर्स से पढ़ने का आपको मौका मिलता है। लेकिन प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आप एक ही सब्सक्रिप्शन से नंबर ऑफ टीचर्स को के कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और उसमें भी बेनिफिट पाने के लिए मैंने आपको बताया PHYMAYA फिजिक्स माया एक कोड है जिससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा, और उस कोड को यूज करने से बाकी के स्टूडेंट्स तक भी वो बेनिफिट पहुंचाया जाएगा। बाकी के अपकमिंग बैचेस जो हैं मार्च में, वो सामने सामने लिखे हैं। एंड इसके अलावा जो टेस्ट है, जिस टेस्ट सीरीज आप हमेशा सोचते हैं टेस्ट सीरीज मिल जाए यार, रैंक एनहांसमेंट ऑब्वियसली होती है, उन टेस्ट सीरीज को भी आप अवेल कर सकते हैं, वो भी सामने है। और उस एडिशनल बेनिफिट्स के लिए मैं बता ही चुका हूं क्या करना है। स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट भी जो है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, वो भी आपके सामने है एंड उसे भी आप अवेल कर सकते हैं। उसकी फर्दर डिटेल्स भी आपको वेबसाइट पे और प्लेटफॉर्म पे या ऐप पे मिल जाएगी। यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऐप। मेरा जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड आई होप कि आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आप बेल आइकन जरूर दबा दें, सो दैट कोई भी एक वीडियो आती है या नोटिफिकेशन आती है आपको सही टाइम पर मिल जाए, ताकि अब जो हम लाइव सेशन शुरू करने वाले हैं उसमें आप सही टाइम पे हमसे इंटरैक्ट कर पाएं, सवालों और सवालों में होने वाली गलतियों से रूबरू हो पाएं, ताकि एग्जाम्स में वो गलती रिपीट ना हो और ज्यादा से ज्यादा चीजें हम सीख पाएं। और यही बेनिफिट बाकी बच्चों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो बिल्कुल बहुत ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि सारे ही बच्चे पढ़ पाएं और आप भी बहुत मेहनत से बहुत मजबूती से पढ़ाई करते चलिए। तो चलिए मिलते हैं इवनिंग आवर्स में। इसको रिवाइज करके रखिएगा, होमवर्क कंप्लीट करके रखिएगा, बाकी सब्जेक्ट्स जो आपको अवेल कराए जा रहे हैं उसको भी करके रखिएगा, और पॉजिटिविटी, एनर्जी और मोटिवेशन के साथ शाम की मुलाकात कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।